किसी माँ को बता देना कि ये तुम्हारे दिल की धड़कन है, आपके अंदर एक लाइफ पनप रही है जो छोटी से बड़ी हो रही है। MTP एक्ट है, मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी। ये सिर्फ इंडिया में ही, अदर कंट्रीज में नहीं है। डेवलप्ड जितनी भी कंट्रीज हैं उनके अंदर मेडिकल टर्मिनेशन अगर वाकई में ज़रूरी है, करवाते वो लोग भी वैसे ही हैं जैसे हम करवाते हैं। जैसे अगर हम US चले जाएं तो वहाँ पे एक कैथोलिक लॉ अलग चलता है, तो उनमें एक थॉट प्रोसेस है जो ये कहता है कि एक बार प्रेगनेंसी आपके अंदर आ गई तो अब आपको कुछ भी हो आपको टर्मिनेट करवाना ही है। आप मैरिड हैं, आप अनमैरिड हैं, कोई प्रॉब्लम है, उनके हिसाब से ये भगवान की देन है और आपको इसे कंटिन्यू करना पड़ेगा। प्रेग्नेंट लेडी जब अल्ट्रासाउंड करवाती है तो बच्चे के लिए सेफ हो, बेबी के लिए। कुछ लोगों का ऐसे मानना है कि रेडिएशंस होती है उसके अंदर। उसके नाम में ही है अल्ट्रासाउंड, मतलब वो साउंड वेव्स के थ्रू जांच कर रहा है। रेडिएशन की जहाँ बात आती है वो CT स्कैन में होता है, वो फ्लोरोस्कोपी में होता है। अल्ट्रासाउंड में कोई रेडिएशन होता ही नहीं। कौन सी मदर्स होती है जो ऑटोमेटिकली हाई रिस्क प्रेगनेंसी की रेंज में चली जाती है? जिनको प्रेगनेंसी से पहले BP की समस्या रही है, जिनको प्रेगनेंसी से पहले डायबिटीज की समस्या रही, जो ऑलरेडी ओबीस है, या फिर जिनमें कई बार मल्टीपल प्रेगनेंसी फेलियर हो चुका है। प्रेगनेंसी में हार्ट सर्जरी करना पॉसिबल है? हार्ट की ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है जिसको हम अंदर से ही ठीक कर सकें। इस तरह की प्रॉब्लम्स का इलाज तो बाहर आके ही होता है। इमरजेंसी डिलीवरी डिसाइड करने के अंदर डॉपलर का कितना बड़ा रोल है? सारा रोल ही डॉपलर का है। अगर मान लो किसी का एंटी स्कैन किया और वो बिल्कुल नॉर्मल आ रहा है, इसका मतलब ये समझ सकते हैं कि बेबी 100% हेल्दी है। जो बच्चे के चारों तरफ प्रेगनेंसी में जो पानी है उसकी जांच कहते हैं। जैसे हम खून की जांच लेते हैं वैसे हम एमनियोटिक फ्लूइड का एक सैंपल निकालते हैं। उस एमनियोटिक फ्लूइड में बच्चे का पूरा जेनेटिक मैप मौजूद है। अगर हम उस एमनियोटिक फ्लूइड को लेके जेनेटिक जांच के लिए भेज दें तो बच्चे के पूरे क्रोमोसोम की मैपिंग और उसमें क्या बीमारी और उसमें आगे कभी क्या बीमारी आ सकती है हमें पूरी जानकारी मिल जाती है। जो CVS होता है, क्रोनिक ब्लड सैंपलिंग, और एक एमनियोसेंटेसिस, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द क्यूरियस माइंड शो। यहाँ पर हम हमारे माइंड में होने वाली क्यूरियोसिटी को एक्सप्लोर करते हैं। आज का टॉपिक बहुत ही स्पेशल है क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान एक अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट के पीछे पेरेंट्स के बहुत सारे क्वेश्चंस, कंसर्न और कभी कभी एंजाइटी भी होती है। क्या हर अल्ट्रासाउंड सिर्फ बेबी की फोटो देखने के लिए होती है? हाई रिस्क प्रेगनेंसी में डॉक्टर्स क्या देखते हैं? बेबी के हार्ट की प्रॉब्लम प्रेगनेंसी में कैसे पता कर सकते हैं? और अगर स्कैन में एबनॉर्मेलिटी दिखे तो पेरेंट्स को क्या करना चाहिए? इन सब सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ है डॉक्टर अपार माथुर, रेडियोलॉजिस्ट एंड फीटल मेडिसिन स्पेशलिस्ट, जो फीटल इमेजिंग, एडवांस्ड अल्ट्रासाउंड, फीटल इकोकार्डियोग्राफी और प्रेगनेंसी रिलेटेड इमेजिंग फील्ड में एक्सपर्टीज रखते हैं। आज हम मेडिकल टर्मिनोलॉजी की बात कम करेंगे और रियल लाइफ प्रॉब्लम्स और उनके प्रैक्टिकल आंसर्स की बात ज्यादा करेंगे। तो चलिए उनका वेलकम करते हैं। वेलकम टू सर। हाय। सबसे पहले तो आपसे हम ये जानना चाहेंगे सर, आपकी डॉक्टर बनने की जर्नी कैसे शुरू हुई? मेरी डॉक्टर बनने की जर्नी वैसे ही शुरू हुई जैसे हर इंसान की जर्नी शुरू होती है, मेरी माँ से। तो बैक इन अर्ली 90s एक TV पे सीरियल आया करता था, संजीवनी। तो संजीवनी के कैरेक्टर्स को देख के मेरी मम्मी मुझसे हमेशा कहा करती थी कि ये डॉक्टर्स हैं, बड़े क्यूट लगते हैं, तो तुम्हें डॉक्टर बनना है। और मुझे लगता था कि सिर्फ ये कैसे क्राइटेरिया हुआ मेरा डॉक्टर बनने का, डॉक्टर बनने के लिए तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है। फिर मेरे बड़े भैया थे, वो IIT की तैयारी कर रहे थे उस समय, और मैं उनकी बुक्स देखता था मोटी मोटी, और मुझे बड़ा डर लगता था। मैंने कहा यार इतनी पढ़ाई मुझे नहीं करनी है लाइफ में। तो मम्मी ने कहा ये तो इंजीनियरिंग कर रहे हैं, जैसा हर परिवार में होता है, एक बच्चा डॉक्टर है, एक बच्चा इंजीनियर है। तो इंजीनियरिंग मेरे भैया ने ले ली थी, मुझे करनी थी, कोई करियर चूज़ करना था। तो मुझे कह दिया कि चलो एक काम करो, तुम डॉक्टर बन जाओ। और देखो उनकी तो किताबें मोटी मोटी हैं, तुम डॉक्टर बन जाओ, तुम्हें इतना नहीं पढ़ना। तो मुझे नहीं पता था कि मुझे इससे कई गुना ज़्यादा पढ़ना पड़ जाएगा डॉक्टर बनने के लिए। और फिर ग्रेजुअली मेरी डॉक्टर की जर्नी शुरू हुई। मुझे हमेशा से मेरा जो प्राइमरी एम था, मुझे बनना था कमर्शियल पायलट। अच्छा। और मुझे वो डिफेंस वालों की यूनिफॉर्म मुझे बहुत अच्छी लगा करती थी। तो तब से मेरे मम्मी ने मेरे दिमाग में डालना शुरू किया कि तो तुम डॉक्टर बन के फ़ौज में चले जाना, डॉक्टर बन के फ़ौज में चले जाना। और फिर ऐसा ही हुआ कि जैसे ही मैंने MBBS ख़त्म की, फिर मैंने इंडियन आर्मी ज्वाइन कर ली, जहाँ मैंने 5 साल काम किया। फिर उस 5 साल के बाद फ़ौज के थ्रू ही कमांड हॉस्पिटल एयरफोर्स में मुझे मेरी पोस्ट ग्रेजुएशन मिल गई। वो मैंने 3 साल वहाँ बिताए। पोस्ट ग्रेजुएशन में आपने रेडियोलॉजिस्ट जो ब्रांच चुनी, ये क्यों चुनी आपने? अब इसके पीछे कई सारे रीज़न होते हैं एक डॉक्टर के। सबसे पहले तो रेडियोलॉजी एक एंड ब्रांच है, जिससे 3 साल की रेडियोलॉजी करके आपको कोई सुपर स्पेशलाइजेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये भी एक मेरा सबसे बड़ा भ्रम था जो रेडियोलॉजी करने के बाद टूटा, कि मुझे आगे कुछ और नहीं करना पड़ेगा, पर हाँ मुझे करना ही पड़ा। फिर दूसरा, रेडियोलॉजी ना मुझे इसलिए फैसिनेट करती थी
क्योंकि मैं बचपन में ना बहुत ऐसे डिटेक्टिव नॉवेल्स वगैरह पढ़ा करता था। तो मुझे ऐसा लगता था कि क्राइम सॉल्व करना, चोर पकड़ना एक सबसे अच्छी बात होती है। तो एक रेडियोलॉजिस्ट का मुझे ऐसा लगता है मेडिकल फील्ड में यही काम है अच्छा। कि हम चोर पकड़ रहे हैं और हम चोर पकड़ के पुलिस यानी क्लिनिशियंस के हवाले कर देते हैं कि हमने बीमारी ढूंढ ली, अब इसका करना क्या है आप बताओ। लेकिन वो जो पूरा प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टिगेटिंग है, द पूरा प्रोसेस ऑफ रीचिंग अप टू द डायग्नोसिस है, वो मुझे बड़ा फैसिनेट करता था, इसलिए मैं रेडियोलॉजी की तरफ आया। हमारे पास एक डॉक्टर आए थे, डॉक्टर पंकज सिंह, ईएनटी के थे। मैंने उनसे पूछा कि आपने ईएनटी क्यों चुना, तो उन्होंने कहा कि ये एंड ब्रांच है। तो उनकी तो एंड थी लेकिन आपकी एंड नहीं थी। लेकिन हमारी एंड नहीं थी। तो उसके बाद मुझे काफ़ी कुछ करना पड़ा। मैंने एक फेलोशिप करी फीटल मेडिसिन में, एक फेलोशिप करी मैंने मस्कुलोस्केलेटल रेडियोलॉजी में, और आज मैं इंटरमिटेंटली दोनों ही प्रैक्टिस करता हूँ। लेकिन मेरा प्राइमरी जो फोकस और मेरा प्राइमरी काम है वो फीटल मेडिसिन की तरफ ही रहा, क्योंकि जैसे ही मैंने रेडियोलॉजी करके मैं फीटल मेडिसिन की तरफ में जैसे ही शिफ्ट हुआ, तो मुझे वो करने में मुझे इतना मज़ा और इतना सुकून सा आने लगा कि एक किसी माँ को बता देना कि ये तुम्हारे दिल की धड़कन है, आपके अंदर एक लाइफ पनप रही है जो छोटी से बड़ी हो रही है। उसके बाद जो उस मदर की खुशी होती थी, वो फिर ग्रेजुअली करते 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 आपको इतना मज़ा आने लगा। जैसे हम रेडियोलॉजी जब करते हैं तो कई सारे लोगों ने ये बार बार सवाल पूछा कि सारे दिन ये कैसे कर सकते हो, एक कंप्यूटर स्क्रीन के पीछे बैठे हो, कुछ कर रहे हो, ज़्यादा किसी से बात नहीं कर रहे हो, कोई इंटरेक्शन नहीं है, बस एक डायग्नोसिस पे आ रहे हो, एक पेपर पे लिख दे रहे हो और जा रहे हो, बस आपका साइन हो गया, कोई इंटरेक्शन नहीं, कुछ नहीं। ये फीटल मेडिसिन और प्रेगनेंसी का स्कैन एक ऐसा एक्सपीरियंस था उसमें जो मैं सारे दिन कर सकता था और मैं बिल्कुल बोर नहीं होता था। तो मेरे हिसाब से किसी भी इंसान को अगर अपना करियर चुनना है ना, तो उसका सिर्फ एक लाइन में यही क्राइटेरिया हो सकता है कि ये मैं सारे दिन कर सकता हूँ और ये करने में मुझे बोरियत बिल्कुल भी नहीं होती। जिस दिन आपको ये फीलिंग आ जाए ना, उस दिन आप डिसाइड कर लेना ये मेरा करियर है। और ये मुझे प्रेगनेंसी स्कैन्स करते करते आने लग गई थी और फिर मैंने इसी को परस्यू किया आगे। फीटल मेडिसिन के बारे में लोग जानते नहीं है, नाम सुने, जैसे मैंने सुना नाम तो मैं सोचा यार कौन सी मेडिसिन होती है फीटल मेडिसिन, तो क्या होती है ये? फीटल मेडिसिन अगर मैं आम भाषा में समझाऊं, आसान भाषा में जो लोगों की समझ आए, इज़ प्रेगनेंसी में बच्चे के सीक्वेंशियल टाइम पे अल्ट्रासाउंड करना, बच्चे में कोई कमी पेशी हो रही है या बच्चा नॉर्मल डेवलप हो रहा है, उसकी पहले से पेरेंट्स को इन्फॉर्मेशन दे देना। और अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो क्या वो प्रॉब्लम ऐसी है कि जिसको हम प्रेगनेंसी के अंदर ही सॉल्व कर सकते हैं, या वो प्रॉब्लम ऐसी है कि अब हमें आपको ये एडवाइस दे देनी कि अब आप प्रेगनेंसी आगे कंटिन्यू ना करें। ये पूरी नॉलेज इज़ इन शॉर्ट फीटल मेडिसिन। बट इंडिया में क्या होता है ना, जैसे सब लोग ऐसे समझते हैं कि जो स्कैन करते हैं ये सिर्फ बेबी को देखने के लिए करते हैं, इनसे क्या एबनॉर्मलिटी पता चलती होगी? तो अब ये सब सोशल मीडिया की वजह से हुआ है। सोशल मीडिया पे जैसे जैसे 3D स्कैन्स और 4D स्कैन्स लोगों ने कॉमनली देखना शुरू किया, फोटो देखना शुरू कर दिया, तो लोगों को ये लगा कि ये तो बेबी का फ़ोटो सेशन है। नहीं, फीटल मेडिसिन और प्रेगनेंसी स्कैन्स बेबी का फ़ोटो सेशन नहीं है। बेबी की डिटेल में हेड टू टो जांच होती है। बेबी में कितने बाल हैं सर में से ये लेकर कितनी उंगलियां हैं ये तक गिनना इज़ फीटल मेडिसिन। कितने ऑर्गन्स किस समय पे कैसे डेवलप हो रहे हैं, किस टाइम तक उनका डेवलपमेंट हो जाना चाहिए और किस टाइम तक अगर उनका डेवलपमेंट नहीं हुआ तो अब ये बात एबनॉर्मल है। ये सब नॉलेज, ये सब इन्फॉर्मेशन इज़ इन शॉर्ट फीटल मेडिसिन। बट जैसे अल्ट्रासाउंड रहा, इसको लेके अदर कंट्रीज जितनी डेवलप्ड कंट्री है वहाँ पे और अपने इंडिया में कितना डिफरेंस है? अगर हम इमेजिंग की क्वालिटी की बात करें तो हम किसी से पीछे नहीं हैं। हम बेस्ट क्वालिटी इमेजिंग आज की डेट में प्रोवाइड कर रहे हैं। जिस तरह की फीटल मेडिसिन इमेजिंग मैंने क्योंकि अब मैं कई सारे ऐसे ग्रुप्स का पार्ट हूँ फीटल मेडिसिन सोसाइटी में होने की वजह से, जो इंटरनेशनली कैसी इमेजेस हो रही हैं उसकी एक्सेस है मेरे पास। तो अगर मैं सिर्फ और सिर्फ इमेजेस की बात करूँ तो हमारी इमेजेस बहुत ही अच्छी क्वालिटी की हैं। हम लैक कहाँ करते हैं? पेशेंट नॉलेज में, कि लोगों को आज भी इतना पता ही नहीं है कि हमें स्कैन कब और किस टाइम पे करवाने चाहिए। तो आधी से ज़्यादा बार अगर हमारे पास पेशेंट आता है और हमें कुछ प्रॉब्लम पता चलती है तो उसको रेक्टिफिकेशन का टाइम चला गया या उसको फर्दर इन्वेस्टिगेशन करने का टाइम ही चला गया। तो फिर ऐसे में हमारे हाथ भी बन जाते हैं, फिर हम ज़्यादा एडवाइस भी नहीं कर सकते और फिर टर्मिनेशन करवाने के अलावा हमारे पास कुछ तरीका भी नहीं बचता। WHO जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसके अकॉर्डिंग ये क्या रेकमेंड करता है कि एंटीनेटल केयर के लिए कितनी बार विजिट करनी चाहिए स्कैन के लिए? तो WHO में तो उन्होंने सिर्फ 4 स्कैन ही मैंडेटरी कर रखे हैं एंटीनेटल कि आप 4 स्कैन करवा लीजिए।
एक बार एंटी स्कैन, एक बार एंटीनेट अनोमली स्कैन जो 18 से 22 वीक्स में होता है, और उसके बाद बाकी ग्रोथ स्कैन आप करवा लीजिए कोई 2 और। तो WHO तो सिर्फ इतना ही कहता है। लेकिन फीटल मेडिसिन अगर हम कहें तो जो हम सीक्वेंशली प्रेगनेंसी की इमेजिंग करते हैं वो होती है सबसे पहले प्रेगनेंसी का डायग्नोसिस स्कैन जो 5 से 6 हफ्ते के बीच में होता है। वो उसमें ये देखने के लिए होता है कि बच्चे में हार्ट बीट आई है कि नहीं, और उससे भी पहले सबसे इंपॉर्टेंट बात कि प्रेगनेंसी यूट्रस के अंदर बन रही है या यूट्रस के बाहर, क्योंकि एक्टोपिक प्रेगनेंसी एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है इंडिया में। उसके बाद आता है एंटी स्कैन। एंटी स्कैन हम करते हैं नॉर्मली, लिखते तो हम 11 से 13 हफ्ते के बीच में है। एंटी स्कैन मतलब? एंटी स्कैन मतलब न्यूकल ट्रांसलूसेंसी स्कैन। न्यूकल ट्रांसलूसेंसी मतलब गर्दन के पीछे एक पतली सी पानी की लेयर होती है जिसे हम न्यूकल ट्रांसलूसेंसी कहते हैं। अच्छा। ये गर्दन के पीछे वाला एरिया, इसको हम न्यूकल ट्रांसलूसेंसी कहते हैं। तो 11 से 13 हफ्ते या 14 हफ्ते के बीच में हम इसको जनरली किया करते हैं, और उसकी एक लेंथ डिसाइडेड है। अगर वो उससे ज़्यादा मोटी हो गई है मतलब वो डाउन सिंड्रोम जैसी एक सिंड्रोमिक बीमारी का सीधा सीधा इशारा होती है। उसके बाद आता है अनोमली स्कैन, जिसे आजकल फैशनेबली टीफा स्कैन कहते हैं, टारगेटेड इमेजिंग फॉर फीटल एबनॉर्मेलिटीज़, जो 18 से 22 हफ्ते के बीच में होता है। ये प्रेगनेंसी की सबसे इम्पोर्टेंट स्कैन है, क्योंकि 18 से 20-22 हफ्ते एक ऐसा टाइम होता है जब रीजनेबली बच्चे का डेवलपमेंट पूरा हो चुका है, अब यहाँ से सिर्फ ग्रोथ होगी। तो ये टाइम सारी एबनॉर्मेलिटीज़ पकड़ने के लिए सबसे अच्छा टाइम है, और ये सबसे ज़रूरी इसलिए भी है क्योंकि अगर हमने कोई एबनॉर्मेलिटी बेबी में कैच कर ली तो प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने की जो इजाज़त है वो भारत सरकार हमको 24 वीक्स तक ही देती है। अच्छा, उसके बाद में नहीं है? उसके बाद आपको जैसी भी प्रेगनेंसी हो कंटिन्यू करनी पड़ती है, या फिर अगर कोई बहुत ही प्रॉब्लम हो तो फिर एक बोर्ड बैठता है जो डिसाइड करता है कि अब इस प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करें या नहीं करें। लेकिन फिर वो ग्रेजुअली मदर की एज के साथ मदर के लिए भी डेंजरस हो जाता है। तो इसलिए ये 18 to 20 वीक्स पे जो हम एबनॉर्मेलिटी कैच करते हैं वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद सिर्फ ग्रोथ स्कैन्स होते हैं जो बच्चे की ग्रोथ मॉनिटर करते हैं कि जो हम कहते हैं कि बच्चा कमज़ोर है कि या नहीं, और या बच्चे में पानी नॉर्मल है या नहीं, या बच्चे की पोजीशन ठीक है या नहीं। उसके बाद सिर्फ वो सीक्वेंशली होते हैं जो जनरली 26 से 28 हफ्ते, 30 से 32 हफ्ते और 36 हफ्ते के आसपास होते हैं, जिसके बाद तो डिलीवरी हो जाती है। जो MTP एक्ट है, मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी, ये सिर्फ इंडिया में ही, अदर कंट्रीज में नहीं है? डेवलप्ड जितने भी कंट्रीज हैं उनके अंदर? अब ये हर कंट्री की अलग अलग अपनी अपनी प्रॉब्लम है ना। जैसे अगर हम US चले जाएं तो वहाँ पे एक कैथोलिक लॉ अलग चलता है, तो उनमें एक थॉट प्रोसेस है जो ये कहता है कि एक बार प्रेगनेंसी आपके अंदर आ गई तो अब आपको कुछ भी हो आपको टर्मिनेट करवाना ही नहीं है। अच्छा। आप मैरिड हैं, आप अनमैरिड हैं, कोई प्रॉब्लम है, उनके हिसाब से ये भगवान की देन है और आपको इसे कंटिन्यू करना पड़ेगा। तो अलग अलग स्कूल ऑफ थॉट है। मेडिकल टर्मिनेशन अगर वाकई में ज़रूरी है, करवाते वो लोग भी वैसे ही हैं जैसे हम करवाते हैं, लेकिन जैसे हमने कहा हर कंट्री की अलग सोशल और सोशो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स होती हैं, तो हर कंट्री की अलग अलग प्रॉब्लम्स हैं। जैसे कुछ प्रॉब्लम्स, अब मैं इसको रिलीजियस उसमें तो नहीं ले जाना चाहूँगा, लेकिन हाँ इन सोशो इकोनॉमिक पे अगर हम टिकें तो हर लोग अपने अपने तरीके से सोचते हैं। लेकिन अगर हम सिर्फ और सिर्फ मेडिकल टर्मिनेशन और प्रेगनेंसी की बात करें तो वो वैसे ही फॉलो होता है जैसे इंडिया में फॉलो होता है। इंडिया में थोड़ा अवेयरनेस की कमी है, इस वजह से भी हो सकता है? इंडिया में अवेयरनेस की भी कमी है, और अवेयरनेस से ज़्यादा इंडिया में फीटिसाइड का प्रॉब्लम जो हमेशा से रहा है, मेल फीमेल वाला, जो कि हमारी जैसी स्टेट्स राजस्थान, हरियाणा, इन सब में बहुत ज़्यादा रहा है। तो इसको लेके हमारे यहाँ ये एक्ट काफ़ी स्ट्रिक्ट भी है, क्योंकि सिर्फ हमारी ही ऐसी स्टेट्स हैं जहाँ पे मेल टू फीमेल रेशो बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गया था इसकी वजह से। तो इस वजह से इस एक्ट की स्ट्रिक्टनेस इतनी ज़्यादा है कि फीटल मेडिसिन प्रैक्टिस करने वालों को बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना पड़ता है, इसीलिए हमारे लॉज बहुत स्ट्रिक्ट हैं। कोई भी लेडी है, प्रेग्नेंट लेडी, तो उसकी प्रेगनेंसी बिल्कुल नॉर्मल चल रही है, कोई उसको कंप्लेन नहीं लग रही अपने आप में, फिर भी उसकी स्कैन करवानी ज़रूरी है? हमें कैसे पता चलेगा कि सब नॉर्मल चल रहा है या नहीं चल रहा है जब तक हमने स्कैन नहीं कराए? अक्सर करके प्रेगनेंसी का जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है, पहले 3 महीने, वो सबसे डेंजरस होता है, क्योंकि वही टाइम होता है जब अचानक से बच्चे में खून का बहाव बढ़ता है और अचानक से दिल की धड़कन बंद भी हो जाती है। इसीलिए कभी आपने पुराने ज़माने में सुना होगा कि पहले 3 महीने तक किसी को मत बताओ कि आप प्रेग्नेंट हैं। इस बात को हम छुपा के ही रखते थे। इसको अगर अपन आज के संदर्भ में साइंटिफिकली देखें तो यही सबसे ज़्यादा बड़ा टाइम होता था जिसमें प्रेगनेंसी
अपने आप को ख़त्म कर लेती है, क्योंकि कई सारे चेंजेस आते हैं मदर की बॉडी में प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करने के लिए। वो कोई बेबी कोप अप कर पाते हैं, कोई नहीं कर पाते। इसलिए ये थोड़ा सा ये टाइम सबसे क्रूशल है। प्रेग्नेंट लेडी जब स्कैन करवाती है, अल्ट्रासाउंड करवाती है, तो बच्चे के लिए सेफ हो, बेबी के लिए? कुछ लोगों का ऐसे मानना है कि रेडिएशंस होती है उसके अंदर। अल्ट्रासाउंड रेडियोलॉजी की एक ऐसी इन्वेस्टिगेशन है जिसमें कोई रेडिएशन नहीं होता। उसके नाम में ही है अल्ट्रासाउंड, साउंड। मतलब वो साउंड वेव्स के थ्रू जांच कर रहा है। रेडिएशन की जहां बात आती है वो सीटी स्कैन में होता है, वो फ्लोरोस्कोपी में होता है। अल्ट्रासाउंड में कोई रेडिएशन होता ही नहीं। लेकिन हाँ, अगर हम सिर्फ थ्योरेटिकली बात करें तो एक थर्मल इंडेक्स होता है, जो मतलब कितनी हीट जनरेट हो रही है उसको मैनेज करके चलना पड़ता है। लेकिन आजकल की जिस तरह अच्छी मशीन्स हमारे पास आ रही हैं उन सब में थर्मल इंडेक्स इतना अच्छा होता है कि अल्ट्रासाउंड से सेफ कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं है। इसीलिए कई और इन्वेस्टिगेशन के चलते आजकल अल्ट्रासाउंड अपने आप को ज़्यादा इम्पोर्टेंट पा रहा है, क्योंकि इतना सेफ है कि आप किसी भी और मोडालिटी में इसको यूज़ कर सकते हैं। जो WHO है और इंटरनेशनल गाइडलाइन क्या कहती है इसके बारे में, अल्ट्रासाउंड के बारे में, इन रिगार्ड्स टू कि सेफ है या नहीं है? बिल्कुल 100% सेफ है। अल्ट्रासाउंड का से बेबी को कोई नुकसान नहीं होता, एब्सोल्युटली ज़ीरो नुकसान तो होता मिथ है लोगों के अंदर ये तो 100% मिथ है कि अल्ट्रासाउंड से हम ज़्यादा बार अल्ट्रासाउंड कराएंगे तो कहीं बेबी को कोई नुकसान तो नहीं हो रहा। बिल्कुल नहीं हो रहा। अपनी डेवलपिंग कंट्री है तो इसके अंदर लोग इसको अवॉइड करते हैं कॉस्ट की वजह से, तो क्या फ्यूचर में फिर ये बड़ा नुकसान कर सकती है? जो लोग कॉस्ट इफ़ेक्टिवनेस की वजह से इसको रोक रहे हैं, हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाता। ये बात बिल्कुल सही है और ये रियलिस्टिक प्रॉब्लम है कि कभी कभी स्कैन्स पेरेंट्स के लिए फाइनेंशियल बर्डन बन जाते हैं। ऐसे केसेस में हम अपनी तरफ से लोकली बस इतनी कोशिश कर सकते हैं कि जैसे हमारे पास ऐसा कोई पेशेंट आए तो हम उसको डिस्काउंट दे के कर सकते हैं, जो कि ऐसा हम कई बार करते हैं। और कुछ गवर्नमेंट गाइडलाइंस हैं जिसके अकॉर्डिंग स्कैन्स को हम इससे ज़्यादा महंगा भी नहीं कर सकते। तो अभी तो ये काफ़ी ज़्यादा मॉडरेशन में चल रहा है। दिक्कत आती है जब हमें कुछ इंटरवेंशन करके ये पता करना पड़ता है कि अब कोई प्रॉब्लम है या नहीं। जैसे हम एमनियोसेंटेसिस की बात कर रहे हैं, वो एक एक्सपेंसिव इन्वेस्टिगेशन है और सिर्फ अपने नॉर्मल बिलो सोशो इकोनॉमिक परिवारों के लिए नहीं, एक मध्यम वर्गीय परिवार के लिए भी एक इन्वेस्टिगेशन जो 25-1 हज़ार रुपये की पड़ती है वो उनको एक्सपेंसिव ही लगती है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि अभी कोई इंश्योरेंस इसे कवर भी नहीं करती, और ना प्रेगनेंसीज़ को, ना डिलीवरीज़ को, और ना इन जांचों को कोई इंश्योरेंस अभी कवर नहीं करती। अब हाल ही में कुछ इंश्योरेंस कंपनीज़ हैं जिन्होंने इसको टेकअप करना शुरू किया है, लेकिन आज ये रियलिस्टिक समस्या है और मैं इसके साथ एग्री करता हूँ। बट जैसे अभी किसी ने स्किप कर दिया वो अल्ट्रासोनोग्राफी की, ज़्यादा कॉस्ट पड़ रहा है इस वजह से, लेकिन फ्यूचर में और ज़्यादा एक्सपेंसिव हो सकता है अगर कुछ एबनॉर्मली आ गई तो उसके। ये फिर कॉस्ट बेनिफिट रेशो है जो आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आज अगर मैं कोई जांच स्किप कर दूं, आज तो प्रिवेंशन के लिए, कल ट्रीटमेंट के लिए आपको पैसा कल देना मुझे पड़ेगा। फिर उसको और ज़्यादा बार करवानी पड़ जाए, तो ये तो कोई आपको प्रिज्यूम करके या पहले से प्रीएम्प्ट करके नहीं बता सकता कि ये कल आपके लिए ज़्यादा नुकसानदेह होगा या आज नहीं होगा। इसलिए अगर आप अपने डेजिग्नेटेड टाइम पे अपने रूटीन नॉर्मल स्कैन करवाते रहें तो वो रीजनेबली एक्सपेंसिव होते हैं, मतलब कोई इतने बहुत ज़्यादा ओवर द टॉप एक्सपेंसिव नहीं होते हैं। और फिर जहाँ तक मेरा विचार है, हम सब रेडियोलॉजिस्ट या फीटल मेडिसिन स्पेशलिस्ट अपने अपने लेवल पे ये कोशिश पूरी करते हैं कि हम जो जांच करें वो हमारे पेशेंट के लिए इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव ना पड़े। जो डेवलप्ड कंट्री जितने भी, उसके अंदर प्रेगनेंसी जो आउटकम होते हैं इतने बेटर क्यों अपने इंडिया से? नॉलेज। इसका सिर्फ एक ही लाइन में जवाब है, नॉलेज। एक तो हमारे यहाँ जिस सोशो इकोनॉमिक स्टेटस से लोग उठ के आते हैं, कई बार मेरे साथ ऐसा हुआ कि पेशेंट को पता ही पहली बार तब चला कि वो प्रेग्नेंट है जब तक उनकी प्रेगनेंसी के 6 महीने बीत चुके थे। अब इस 6 महीने में एंटी का टाइम भी निकल गया, अनोमली का टाइम भी निकल गया, अब तो जो है वो है। अब इसमें अगर सब कुछ नॉर्मल चल रहा है जैसे पुराने ज़माने में होता था, कोई स्कैन होता ही नहीं था, जिसका नॉर्मल चल रहा था वो नॉर्मल चल रहा था। लेकिन अगर इनमें से कोई ऐसा केस निकल जाए जिसमें कोई प्रॉब्लम निकल जाए, तब फिर दिल को बड़ा दुख होता है कि काश इन्होंने समय पे ऐसी कोई जांच करा ली होती जिससे हम इनको पहले बेटर गाइड कर पाते। क्योंकि पहले के ज़माने के जब लोगों से बात करते हैं तो वो कहते हैं कि हमारे 12 भाई बहन थे हम, लेकिन फिर ये भी कहते हैं साथ में कि शुरू के 3 मर गए, शुरू के अंदर उनको पता नहीं था कि बीमारी आती है, वो एक्सपायर हो गए। ये एक बड़ा कॉमन मिसकंसेप्शन है कि पहले के ज़माने में जब हम स्कैन नहीं कराते थे तब भी तो बच्चे पैदा होते थे।
पहले के ज़माने में इतनी नॉलेज ही नहीं थी लोगों के पास। दूसरा, मल्टीपल प्रेगनेंसीज़ होती थी तो उनमें से कितनों के अबॉर्शन होते थे और उसमें से कितने सर्वाइव करते थे ये हमें पता हाँ, ही नहीं सर्वाइवल होता रेट था। भी अच्छी नहीं थी पहले। उनको पता ही नहीं चलता था। जिनके आप जैसे मैं खुद अगर अपने घर का एग्जांपल लूँ तो हमारी दादी और कुछ 13 भाई बहन हैं, लेकिन उनमें से कम 4 या 5 अबॉर्शन भी हुए। अब वो क्यों हुए, वो किस वजह से हुए? अगर उस समय पहले नॉलेज होती तो शायद ना तो 13 भाई बहन होते, या तो उनमें से कुछ एक सर्वाइव कर जाते। पर ये तो अब जिस तरह सोसाइटी डेवलप करी है कि आज अब कभी किसी के 13 बच्चे आज तो हमने सुने नहीं। वो तो अभी सोसाइटी इस तरह डेवलप करी है, इतनी नॉलेज बढ़ गई, तो जैसे जैसे नॉलेज बढ़ी स्कैम्स बढ़ गए। अब लोग ज़्यादा जानना चाहते हैं, ज़्यादा देखना चाहते हैं और पूरी नॉलेज के साथ ही आगे बढ़ना चाहते हैं। लेकिन डेवलप्ड कंट्री और डेवलपिंग कंट्री में सिर्फ इतना ही फ़र्क है कि वो लोग जो सब जानकारी के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, इंडिया में उनका नंबर भी आज काफ़ी कम है। अवेयरनेस काफ़ी बढ़ी है। अवेयरनेस ही कम है। अभी तो बढ़ गई है काफ़ी। हाँ, अब ये हम कह सकते हैं कि अब काफ़ी अवेयरनेस है, सोशल मीडिया के थ्रू काफ़ी अवेयरनेस है। सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे अगर हम 3D के पोस्ट देखें तो इतने सारे हैं कि आज हर इंसान चाहता है कि मेरे बच्चे का 3D अल्ट्रासाउंड हो। तो ये तो नॉलेज का गेम है, जिसको जितना पता होगा उसको वो और जानना चाहेगा। हाई रिस्क प्रेगनेंसी क्या होती है? प्रेगनेंसी में ब्लड प्रेशर, प्रेगनेंसी में डायबिटीज़, ओबेसिटी में प्रेगनेंसी, मतलब बहुत ज़्यादा ओवरवेट पेशेंट्स पे प्रेगनेंसी, मल्टीपल प्रेगनेंसीज़ यानी ट्विन्स या ट्रिपलेट्स प्रेगनेंसी, ये सब हाई रिस्क प्रेगनेंसी की डेफिनेशन में आती हैं। ऐसी कौन सी मदर्स होती है जो ऑटोमेटिकली हाई रिस्क प्रेगनेंसी की रेंज में चली जाती है? जिनको प्रेगनेंसी से पहले बीपी की समस्या रही हो, जिनको प्रेगनेंसी से पहले डायबिटीज़ की समस्या रही हो, जो ऑलरेडी ओबीस हैं, या फिर जिनमें कई बार मल्टीपल प्रेगनेंसी फेलियर हो चुका है। मतलब आपको पता ही नहीं चल रहा, जैसे अभी मैं बात कर रहा था कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में प्रेगनेंसी का टर्मिनेट हो जाना एक बड़ी कॉमन बात है। जिनमें ये मल्टीपल बार हो जाए, ये सब ऑटोमेटिकली हाई रिस्क प्रेगनेंसीज़ में आ जाते हैं। इसके साथ कुछ और ऐसे भी केसेस होते हैं जो जिनको पहले कभी डायबिटीज़ नहीं थी लेकिन प्रेगनेंसी के बाद डायबिटीज़ हुई, जिनको पहले कभी बीपी नहीं था लेकिन प्रेगनेंसी के टाइम बीपी आया, ये सब भी हाई रिस्क प्रेगनेंसीज़ में आते हैं। और जस्ट बाय वर्च्यू ऑफ नंबर, जैसे मल्टीपल प्रेगनेंसीज़ हुए, जैसे ही ट्विन्स या ट्रिपलेट्स प्रेगनेंसी है, अब वो हाई रिस्क प्रेगनेंसी है। क्या कभी ऐसा भी होता है जो बिल्कुल हेल्दी दिखने वाली प्रेग्नेंट वुमन है वो भी कन्वर्ट हो जाती है हाई रिस्क प्रेगनेंसी में? बिल्कुल हो जाता है। इसको हम आम भाषा में समझें तो इसे हम ग्रोथ रिटार्डेशन कहते हैं। मतलब बच्चे की ग्रोथ अनॉमली स्कैन 18-20 हफ्ते तक तो ठीक चल रही थी, फिर अचानक से जैसे जैसे ग्रोथ बढ़ती है तो ग्रोथ लैग बिहाइंड करने लगती है। मतलब अब ग्रोथ वैसी नहीं हो रही जितनी पहले हो रही थी। जैसी वीक्स के हिसाब से कोलैबोरेट होनी चाहिए। मतलब 28 हफ्ते की प्रेगनेंसी होनी चाहिए लेकिन ग्रोथ 24 हफ्ते के हिसाब से ही आ रही है। तो ये इसलिए होता है कि बच्चे से माँ तक खून ठीक से नहीं पहुँच रहा। तो इसको भी टाइमली जज कर लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऐसे केसेस में अचानक 7वें या 8वें महीने में बच्चे के दिल की धड़कन बंद हो जाती है और तब बड़ा दुखद हो जाता है कि हमें पहले पता होता कि हम इस केस के साथ डील कर रहे हैं तो बहुत आसानी से एक मेडिसिन से आप उस प्रेगनेंसी को एक अच्छे डेस्टिनेशन तक या पूरा फुल टर्म तक पहुंचा सकते हो। तो ऐसे कुछ कॉमन वार्निंग साइन होते हैं जिससे पता चल सके कि कोई भी हेल्दी वुमन है वो हाई रिस्क में कन्वर्ट हो रही है? ब्लड प्रेशर, माँ का ब्लड प्रेशर अगर ज़्यादा है, मतलब अब खून का बहाव माँ से माँ की बॉडी में ही ज़्यादा है, बच्चे तक नहीं पहुँच रहा, तो बच्चे तक न्यूट्रिशन का सोर्स माँ का खून ही है। अगर वो खून कम पहुँचेगा तो बच्चे की ग्रोथ पीछे रह जाएगी। तो जैसे ही माँ का बीपी बढ़ने लगे, अब हमें बेबी की मॉनिटरिंग शुरू कर देनी चाहिए। इंडिया में जितनी भी मैटरनल डेथ होती है अदर कंट्री, जितनी डेवलप्ड कंट्री उनसे ज़्यादा क्यों है अपने यहाँ पे? अगेन लैक ऑफ नॉलेज। ये सारे वार्निंग साइंस को इग्नोर करना इज़ द प्राइमरी रीज़न कि जब तक आप इस केस तक पहुंच जाते हैं तब आपको पता ही नहीं चलता कि हमारे साथ क्या हो रहा है। जैसे प्रेगनेंसी में बुखार आ जाना, लोग इसको बहुत लाइटली लेते हैं कि ठीक है प्रेगनेंसी हुई, बुखार हुआ, शायद ठीक हो जाएगा, लेकिन बुखार किस वजह से हुआ है? बच्चे के अंदर तो कोई इन्फेक्शन नहीं पहुंच गया, उस इन्फेक्शन की वजह से भी कई सारी डेथ्स हो जाती हैं और इसके वार्निंग साइंस भी हमें स्कैन करके पहले मिल जाते हैं। न्यूट्रिशन का भी रोल होता है इसके अंदर कुछ? न्यूट्रिशन तो प्राइमरी है मदर के लिए। जितना अच्छा मदर खाएंगी उतना ही अच्छा बेबी डेवलप होगा। अगर मदर का खान पान, रहन सहन सब नॉर्मल है तो बेबी का ग्रोथ नॉर्मल होगा। ये तो डायरेक्ट 1-to-1 रिलेशन है, जितना अच्छा खाना मदर खाएंगी उतना अच्छा बेबी डेवलप होगा। बट अभी भी ऐसे होता है ना, कई फीमेल जो प्रेग्नेंट रहती है उनके अंदर आयरन की कमी रहती है,
बट उनको जब सप्लीमेंट देते हैं तो लेते नहीं है उनको। ये तो कंप्लायंस की कमी हो गई कि हमने कहा कि कुछ प्रॉब्लम है और फिर भी आपने वो बात मानी नहीं, तो इसका तो कोई कुछ नहीं कर सकता। या तो आप पहले समझ लेते, फिर उसके बाद नुकसान हो जाता है, तो फिर कोई क्या कर सकता है। हेल्थ केयर एक्सेस का भी रोल रहता है इसके अंदर। आजकल प्रेगनेंसी में योगा एक इतना अच्छा चलन है। पहले के समय में हमने कई बार देखा था कि प्रेग्नेंट होते ही लेडीज़ को लगता था कि अब मुझे रुक जाना चाहिए। ऐसा नहीं होता है। प्रेगनेंसी में मूवमेंट बॉडी का होते रहना चाहिए अनटिल अनलेस कोई वार्निंग साइन हो कि अब आपको बेड रेस्ट एडवाइस किया गया है, तब तक बेड रेस्ट करने की ऐसी कोई ज़रूरत नहीं होती। जब हम मेडिकली कुछ ऐसे साइंस देखते हैं अल्ट्रासाउंड में, जैसे प्रेगनेंसी में अगर इंटरनल कोई ब्लीडिंग चल रही हो, तब हम बिल्कुल एडवाइस करते हैं कि अब आप बेड रेस्ट पे आ जाओ। लेकिन जब तक ऐसा कुछ साइन नहीं है, तब तक बॉडी को मूव करते रहना चाहिए, सबको काम करते रहना चाहिए। और जैसा मैंने अभी बताया, प्रेगनेंसी में योगा का आजकल एक नया ट्रेंड चला है, जो कि बिल्कुल गलत नहीं है। वो मदर को और बेबी को दोनों को हेल्दी रखने के लिए बहुत अच्छा है। पहले के लोगों से, दादी और नानी और से सुनते हैं कि हम खेत में काम कर रहे होते थे, हमारी डिलीवरी हो जाती थी। और ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कि बॉडी हिलती रहती है तो बॉडी हेल्थी रहती है। जिस दिन आपने बॉडी को स्टैग्नेंट कर दिया, अब प्रॉब्लम्स शुरू हो जाएंगी। आजकल तो प्रेगनेंसी को ऐसे समझती है लेडीज की, प्रेग्नेंट हो गए, अरे मुझे तो आराम चाहिए, अब रेस्ट करना है। ये भी एक टोटल मिसकंसेप्शन है। लेकिन आजकल भी मैंने वर्किंग लेडीज़ में कई बार जगहों पे ऐसा देखा है कि लास्ट दिन तक वो काम करते रहते हैं, और मेरे हिसाब से वो सबसे हेल्दी तरीका है प्रेगनेंसी का। अनलेस मेडिकली कॉन्ट्राइंडिकेट नहीं किया गया हो कि अब आपको बैठ जाना चाहिए, तब तक काम करना बिल्कुल ठीक है। प्रेगनेंसी में लोग बीपी और डायबिटीज को इतना सीरियसली क्यों नहीं लेते, नेग्लेक्ट कर देते हैं? लेना तो चाहिए, लेकिन बस हमारी कंट्री का दुर्भाग्य यही है कि हम कुछ चीज़ें जो बहुत ही ऑब्वियस होती हैं और जिनको चेक करना बड़ा आसान होता है, उसको भी आप पीछे छोड़ देते हैं। एक तो इसको अगर मैं और आम भाषा में समझाऊं तो हमारी इंडियन लेडीज़ को सहने में कुछ मज़ा आता है कि छोटी सी प्रॉब्लम है, कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं, कोई बात नहीं, हल्के हल्के चक्कर आते हैं, लेकिन पता ही चले के बाद में कि आपको बीपी ज़्यादा था, लेकिन उसे लंबे समय तक इग्नोर किया जाता है। बस ये छोटी छोटी बातें हैं, अगर इनका टाइमली ध्यान दे दिया जाए तो इससे कई सारी प्रॉब्लम्स प्रेगनेंसी में बचाई जा सकती हैं। ये लैक ऑफ नॉलेज की वजह से उनके परिवार वाले बोल देते हैं कि होता है ऐसे प्रेगनेंसी में, ये भी होता है कई बार। हाँ, जिसको बस सीरियसली नहीं लेना है कि हाँ छोटी बात है, हर बात को इतना बड़ा चढ़ा के बताने की क्या ज़रूरत है। बस अगर आप सिर्फ इतना सा ध्यान दे लें कि कुछ सिम्टम्स जो बाकी दिनों में नॉर्मल हों, अगर वो प्रेगनेंसी में आए तो वो नॉर्मल नहीं होते हैं, उनका अगर टाइमली ध्यान रख लिया जाए। जैसे प्रेगनेंसी में डायबिटीज़ अगर आपको होने लगे, आपका प्रेगनेंसी के टाइम पे शुगर की जांच करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और स्पेशली उन फीमेल्स में जो थोड़ा सा, जिनका वेट ज़्यादा होता है, जिनका BMI ज़्यादा होता है, उनको तो प्रेगनेंसी में डायबिटीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। अदरवाइज़ बेबी की हेल्थ और स्पेशली बेबी के हार्ट पे डायरेक्ट कोरिलेशन होता है। बट अगर किसी को प्रेगनेंसी में जैसे बीपी और डायबिटीज हो गया, उसने ध्यान नहीं दिया, तो उसका बच्चे पे, बेबी पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा फिर? अगर बीपी है तो जैसे हम डिस्कस कर रहे थे, बेबी पे ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन आ सकती है, क्योंकि फिर बॉडी का सारा ब्लड अब मदर का ब्लड प्रेशर मेंटेन करने में लगा हुआ है, मतलब अब बेबी तक कम ब्लड जा रहा है। इसे हम फीटल मेडिसिन की भाषा में प्लेसेंटल इनसफिशिएंसी कहते हैं। मतलब प्लेसेंटा वो ऑर्गन जो मदर से बच्चे तक ब्लड ले जाता है, अगर वो ही अप्रोप्रिएटली नहीं बना है तो बच्चे तक कम ब्लड जाएगा, और बच्चे तक कम ब्लड जाएगा तो बच्चे की ग्रोथ कम होगी। और ग्रोथ कम होना किसी किसी केस में तो लास्ट तक खींच जाता है कि चलो ठीक है, बच्चा थोड़ा कमज़ोर पैदा हुआ, बाद में ध्यान दे लिया जाएगा। लेकिन इसमें जो सबसे दुखद चीज़ होती है वो होती है 8वें या 9वें हफ्ते में, 9वें महीने में सॉरी, ब्लड बच्चे के हार्ट बीट अचानक से बंद हो जाती है। अच्छा। जिसे हम कहते हैं फीटल डिमाइस। और वो जब 8th या 9th मंथ में होता है, तब वो बड़ा दुखद होता है कि पूरी प्रेगनेंसी निकाली मदर ने, 8-9 महीने हो गए, और अब अगर प्रेगनेंसी नहीं सर्वाइव करी, ये ट्रॉमा थोड़ा सा किसी भी मदर के लिए ज़्यादा हो जाता है। ये जो प्लेसेंटा होता है, अवन नाल कहते हैं, वही है प्लेसेंटा? बिल्कुल, हम जिसे हम नाड़ कहते हैं, ये वही प्लेसेंटा होती है। एक ऑर्गन बनता है प्रेगनेंसी के 12वें हफ्ते के आसपास, जिसका काम होता है मदर से बच्चे तक ब्लड ट्रांसफ़र कर देना। तो प्लेसेंटा के साथ एक नाड़ कनेक्ट होती है जो बच्चे के अम्बिलिकस यानी नाड़ी तक कनेक्ट होती है, जिसके थ्रू बच्चे में ब्लड का ट्रांसफ्यूजन होता है। अगर किसी की प्रेगनेंसी में जितने भी कॉम्प्लिकेशन से टाइम पे अगर इवेल्यूएट हो जाए, पता चल जाए, तो जान बच सकती है इससे बच्चे और मदर दोनों की? कोई ऐसा रियल एग्जाम्पल है आपके पास जो आपने कभी देखा हो? अभी बहुत ही रिसेंट मेरे साथ एक केस हुआ कि मदर का प्लेटलेट कम चल रहा था, बहुत दिनों से हल्का हल्का बुखार आ रहा था,
और बिल्कुल लास्ट समय पे जब वो हमारे पास आए तो हमने एक बार उनके सारे टेस्ट पैनल करवाए, तो पता चला कि मदर को डेंगू हुआ था। अब इसका अगर हम टाइमली ट्रीटमेंट नहीं करते तो वो 100% फीटल डिमाइस में जाता है, क्योंकि फिर मदर का प्लेटलेट फॉल होता है। मदर का प्लेटलेट फॉल होने से बच्चे में ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन आता है, और अगर ये छठे सातवें महीने जैसे क्रिटिकल टाइम पे हो रहा है ना, तो इसमें इमीडिएटली प्रेगनेंसी डेथ होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। अच्छा। इसको अगर हम टाइमली डायग्नोस कर लें कि ये फीवर नॉर्मल फीवर नहीं है, उसमें अगर हम प्रेगनेंसी का अगर हम टाइमली जांच करें, तो जो बच्चे के चारों तरफ पानी होता है, उस पानी के अंदर कुछ छोटे छोटे इकोजेनिक फ्लेक्स आना शुरू हो जाते हैं, जो एक फीचर होते हैं कि बेबी में कोई तो इन्फेक्शन आ रहा है। तो उसको अगर हम कैच कर लें कि अब इस इन्फेक्शन से बेबी और मदर दोनों को बचाना है, तब हम टाइमली बेबी की जान बचा सकते हैं। ये एक रियल टाइम एग्जांपल अभी हमने रिसेंट के टाइम पे टाइमली डायग्नोस करके बेबी को इससे बचाया है, और अब वो डिलीवरी हेल्दी हुई है भगवान की दुआ से। 3D और 4D अल्ट्रासाउंड की बात करते हैं, क्या होता है 3D और 4D अल्ट्रासाउंड? 3D और 4D अल्ट्रासाउंड बस एक फैंसी तरीका है लोगों को अल्ट्रासाउंड की तरफ कैच करने का। मतलब जैसे 3D में मूवी देखते हैं उस टाइप से ही क्या है? नहीं, नॉर्मल जब हम अल्ट्रासाउंड करते हैं ना, तो वो 2 डायमेंशनल विजन देता है। जब आप कोई भी फ़ोटो खींचते हैं तो वो 2 डायमेंशनल विजन ही होती है। 2 डायमेंशनल मतलब 2 एक्सिस में, या तो एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस। 3 डायमेंशंस के साथ मतलब जैसे रियल टाइम अभी मैं आपको और आप मुझे देख रहे हैं, वैसा बेबी अगर हम अल्ट्रासाउंड की स्क्रीन पे दिखा सकें, वो 3D हुआ। अब उसके साथ अगर मैं बेबी के मूवमेंट्स आपको लाइव दिखा सकूं कि जैसे वो प्रेगनेंसी के अंदर हो रहे हैं, वैसे वो 4 डायमेंशन हुआ। तो चौथा डायमेंशन टाइम है। 3 डायमेंशन तो हम जैसे दिखते हैं वैसे, और चौथा डायमेंशन टाइम मतलब जैसा जैसा मूवमेंट अंदर हो रहा है वैसा वैसा मुझे दिख रहा है, वो होता है 4 डायमेंशन। बट जो 3D स्कैन होता है, लोगों को लगता है कि इसका सिर्फ बेबी का फेस देखने के लिए यूज़ करते हैं, बट ये मेडिकली कितना बेनिफिट है इसका? कई सारे केसेस में, जैसे हम बहुत रियलिस्टिकली, जैसे इसका जो सबसे इम्पॉर्टेंट इम्प्लीकेशन मैं अपनी डेली प्रैक्टिस में यूज़ करता हूँ, वो होता है बेबी में क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट पैलेट जैसी बीमारी की जानकारी लेने के लिए। हाँ, तो जब बेबी डेवलप होते हैं तो होंठ जो अलग होते हैं, और फिर धीरे धीरे प्रेगनेंसी के टाइम के हिसाब से होंठ जोड़ के पूरे होंठ बनते हैं। ये कई सारे केसेस में पूरा नहीं हो पाता, और कई बार जब हम 2D स्कैन कर रहे होते हैं ना, तो ये वाली फाइंडिंग हमसे मिस हो जाती है। तो हमको लगता है कि सब ठीक ही चल रहा है, सिर्फ ये वाली एक छोटी सी बात है जो अगर आप सिर्फ 2 डायमेंशन पे देखेंगे तो कई बार आपसे मिस हो जाती है। लेकिन जैसे ही हम बेबी का 3D फेस, तो पेरेंट्स के लिए तो वो सिर्फ अपने बच्चे का सुंदर चेहरा देखने जैसा हुआ कि अरे वाह मुझे सुंदर चेहरा दिख गया, लेकिन जब हम 3D देख रहे हैं तो हम बच्चे का पूरा चेहरा देख रहे हैं। अच्छा। और चेहरा देखते ही आपको पता चल जाता है कि ये होंठ ठीक से नहीं बने हैं। कोई छोटा सा भी होंठ का डिफेक्ट हम पकड़ लेते हैं, वो सेंटर से हो सकता है, एक साइड या लेफ्ट से नहीं जुड़ता या राइट से नहीं जुड़ता। इस तरह के डिफेक्ट हमको 3D में एक नज़र में बहुत आसानी से पता चल जाते हैं। ऐसी कोई प्रॉब्लम आते ही अब आपको जेनेटिक एबनॉर्मैलिटी रूल आउट करनी पड़ेगी कि ये सिर्फ होंठ के डेवलपमेंट की प्रॉब्लम है, या ये किसी और दूसरी सिंड्रोमिक एबनॉर्मैलिटीज़ जिससे ब्रेन का विकास भी ठीक नहीं होता उसके साथ रिलेटेड। जैसे पटाउस सिंड्रोम या एडवर्ड सिंड्रोम में सबसे कॉमन होता है। क्रोमोसोम 13 या 18 से होता है पटाउस सिंड्रोम, और 18 से होता है एडवर्ड सिंड्रोम। ये उनके साथ ज़्यादा लिंक्ड है। कई लोग ऐसे होते हैं सोशल मीडिया पे फ़ोटो डालने के लिए ये 3D स्कैन करवाते रहते हैं कि बेबी का फ़ोटो खींचा फेस का, सोशल मीडिया पे डाल दिया, बट अननेसेसरी करवाना कितना खतरनाक है? 3D स्कैन करवाना वैसे तो बिल्कुल ख़तरनाक नहीं है। उल्टा मैं तो कहता हूँ 3D स्कैन बस एक फैंसी तरीका है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये अवेयर करने का कि आप आके टाइमली स्कैन करवाइए। इट इज़ लाइक एडवर्टाइजमेंट कि आपको पेशेंट को कुछ तो फैंसी देना पड़ेगा कि वो अल्ट्रासाउंड को प्रेगनेंसी में थोड़ा सा सीरियसली लें। तो बस ये एक तरीका है, एक फैंसी तरीका। जैसे राजा मौली की फिल्म में बड़े बड़े आप सेट्स लगाते हैं, तो आपको वो सेट देख के अच्छा लगता है कि यार ये पिक्चर अच्छी होगी, शायद मुझे देखने जाना चाहिए। वैसे ही 3D स्कैन बस ये तरीका है कि शायद मुझे ऐसा कुछ देखने को मिल जाए जो मैंने कभी नहीं देखा, और उसी समय पे अगर हम उसमें कोई प्रॉब्लम की जांच टाइमली कर सकें तो वो बच्चे के लिए भी अच्छा होगा, और इससे बस पेरेंट्स को अवेयरनेस आएगी कि हमें ये भी करवा लेना चाहिए। 3D स्कैन करवाने का बेस्ट टाइम कौन सा है? किस टाइम पे करवाना चाहिए कि पिक्चर क्लियर आए उससे?
3D स्कैन तो हम शुरुआत तो हम इसकी एंटी स्कैन से ही कर देते हैं, लेकिन अगर आप सिर्फ बच्चे के फेस की बात कर रहे हैं सबसे अच्छा वो कब दिखता है, तो वो होता है 7th मंथ में, जब अनॉमली स्कैन आप देख चुके, आपने सारी एबनॉर्मैलिटीज़ निकाल दी। अब 27-28 हफ्ते के बीच में बेबी के और फीचर्स बहुत शार्पली डेवलप हो गए, और अब बेबी के पास हिलने के लिए थोड़ी जगह भी है, क्योंकि जैसे जैसे हम और प्रेगनेंसी में आगे बढ़ते हैं 35-36 वीक्स पे, यहाँ तक बेबी का जो चेहरा है वो बिल्कुल यूट्रस की दीवार से चिपक जाता है। तो हम चाह के भी अच्छा फेस आपको बना के दिखा नहीं सकते हैं कई बार, लेकिन 27-28 एक ऐसा टाइम है जब फीचर्स भी अच्छे से डेवलप हो गए, जगह भी बहुत है, और अब मुझे बहुत ही सुंदर चेहरा दिखता है। तो 7th मंथ इज़ द बेस्ट टाइम। कि जितनी भी प्रेग्नेंट वुमन होती है, प्रेग्नेंट लेडी, इनको 3D स्कैन करवाना आप रिकमेंड करते हैं या फिर सबको करवाना चाहिए? मैं स्कैन करवाना रिकमेंड करता हूँ। 3D करवाना नहीं करवाना आपका एक पर्सनल चॉइस है। 3D जैसा मैंने कहा सिर्फ एक फैंसी टूल है, देखने में अच्छा लगता है, मदर्स को अपने प्रेगनेंसी का अंदर लाइव क्या चल रहा है वो देखने में मज़ा आता है। ये बस एक फैंसी टूल है। डायग्नोसिस हम सारे 2D पे भी कर सकते हैं, जैसे क्लेफ्ट प्लेट और क्लेफ्ट लिप। हम अगर एक अच्छा फीटल मेडिसिन स्पेशलिस्ट जांच कर रहा है तो वो क्लेफ्ट टिप और क्लेफ्ट पैलेट आपको 2D पे भी देख के बता देगा। तो स्कैन करवाना इंपॉर्टेंट है। 3D बस एक एडेड टूल है जो देख के सबको मज़ा आ रहा है, जो देखने से लोग ज़्यादा एक्साइट हो रहे हैं, अल्ट्रासाउंड की ज़्यादा बातें कर रहे हैं, और कोई भी चीज़ को ज़्यादा डेवलप करने के लिए उसकी ज़्यादा बात होनी चाहिए। तो ये बस अट्रैक्शन टूल है, लेकिन असली स्कैन अल्ट्रासाउंड में 2D स्कैन ही होता है। आप आधी से ज़्यादा बीमारियाँ 2D स्कैन पे ही निकाल रहे हैं। बेबी का जो हार्ट होता है, इसको प्रेगनेंसी के अंदर ही चेक क्यों किया जाता है, बाद के लिए वेट क्यों नहीं करते? क्योंकि प्रेगनेंसी के बाद अगर हम हार्ट की कोई प्रॉब्लम के साथ डील करने के लिए पेरेंट्स को छोड़ दें, तो वो एक बहुत ही दुखद स्थिति होती है। बार बार डॉक्टर के पास जाना, प्रेगनेंसी की डिलीवरी होने के बाद ही बच्चे की सर्जरी हो जाना, ये सब एक पेरेंट्स के लिए बड़ा ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस रहता है। तो जितना जल्दी हमें हार्ट की प्रॉब्लम्स पता चल जाएं, उससे हम पेशेंट्स को टाइमली गाइड कर सकते हैं कि या तो आप ये प्रेगनेंसी आगे कंटिन्यू ही ना करें, या फिर किसी केसेस में कुछ ऐसी एबनॉर्मैलिटीज़ हैं जो हम बोलें कि नहीं, ये ऐसी हार्ट की प्रॉब्लम है जिसके साथ आप डील कर सकते हो, और डिलीवरी होते ही बच्चे का अगर टाइमली सर्जरी हो जाए तो बच्चे का आगे की लाइफ ठीक होगी। तो बस जैसे ही वो पता चले और आपने उसको टाइमली मैनेज कर दिया, तो एक अच्छा फीटल कार्डियक स्पेशलिस्ट बेबी के डिलीवरी होते ही उन प्रॉब्लम्स को करेक्ट कर सकता है, और फिर बच्चे का आगे आने वाला जीवन काफ़ी अच्छा प्रोग्नोसिस के साथ निकलता है। जो कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज होते हैं, ये ग्लोबली कितना कॉमन है? कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ अलग अलग एबनॉर्मैलिटीज़ के साथ रिलेट होते हैं। जैसे जिनके अंदर प्रेगनेंसी में डायबिटीज़ है, उनमें प्रेगनेंसी में हार्ट प्रॉब्लम आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। जिनमें मदर्स में कोई हार्ट प्रॉब्लम पहले रही हुई है, उनमें प्रेगनेंसी में हार्ट प्रॉब्लम आना बहुत ज़्यादा कॉमन होता है। तो और फिर कुछ एबनॉर्मैलिटीज़ होती हैं जिन्हें हम स्ट्रक्चरल एबनॉर्मैलिटीज़ कहते हैं, मतलब हार्ट अपने बनावट के समय ही कुछ एक स्टेप मिस कर गया, अब उनमें हार्ट की प्रॉब्लम आना ज़्यादा कॉमन है। इसीलिए इसका टाइमली असेसमेंट बहुत ज़रूरी है। इंडिया में कंजेनाइटल हार्ट डिजीज की अवेयरनेस कितनी है? ना के बराबर। ऐसा क्यों? क्योंकि इस फीटल मेडिसिन की ब्रांच के इतना पॉपुलर होने से पहले अक्सर करके बच्चों में हार्ट की प्रॉब्लम्स का पता तभी चलता था जब थोड़ा सा खेलने लगते थे, थोड़ा सा भागते दौड़ते थे, और अचानक से बच्चों की सांस फूल जाती थी, तब पता चलता था कि ये आते आते किसी प्रॉब्लम से गुजर के आए हैं, और कोई इनका हार्ट ही है जो पहले से या तो हार्ट में कोई छेद है या हार्ट की कोई आर्टरी ठीक से नहीं बनी है, इस वजह से इनके साथ ये प्रॉब्लम्स हो रही हैं। और क्योंकि इंडिया का सोशो इकोनॉमिक स्ट्रेटा पहले से ही इतना कम था, इन सब प्रॉब्लम्स के साथ लोगों को डील करने की कभी ज़रूरत ही नहीं लगी कि हमेशा से ये प्रॉब्लम है और ये इसी लिमिटेशन के साथ ये बच्चा ऐसा ही है और ये ऐसा ही बड़ा होगा। ये तो अब इस फीटल मेडिसिन की ब्रांच की जानकारी होने के बाद, इन सारी बीमारियों का प्रेगनेंसी में ही पता चल जाने के बाद, अब लोगों को पता चल रहा है कि इस तरह की बीमारियों का भी टाइमली इलाज है, और अगर ये कोई ऐसी प्रॉब्लम है जिससे बच्चे की लाइफ स्पैन कम है तो इसको पहले ही टर्मिनेट करा लेना बेहतर है। किन मदर्स को फीटल एको जरूर करवाना चाहिए? जिन मदर्स में या तो पहले उनमें खुद में कोई हार्ट प्रॉब्लम रही हो, जिन मदर्स की प्रीवियस प्रेगनेंसीज़ में मल्टीपल टर्मिनेशन हुए हों, जिन मदर्स में प्रेगनेंसी में डायबिटीज़ चल रहा हो, प्रेगनेंसी में ओबेसिटी चल रही हो, इनको तो 100% प्रेगनेंसी में फीटल एको करवाना ही करवाना चाहिए। जैसे मान लो किसी की प्रेगनेंसी में अपन ने फीटल एको करवा लिया, अगर बेबी में कुछ एबनॉर्मलिटी दिख गई तो उसको प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करते हैं या फिर अबॉर्ट करते हैं? अब ये कुछ एबनॉर्मैलिटीज़ पे डिपेंड करता है कि हमने एक्चुअली क्या प्रॉब्लम पकड़ी है।
अगर हमने नॉर्मली वीएसडी या एएसडी जैसी कोई ऐसी प्रॉब्लम पकड़ी है जो पोस्ट प्रेगनेंसी एक कुछ छोटे प्रोसीजर के साथ बच्चे में एक अच्छी लाइफ दी जा सकती है। एट्रियम और जो वेंट्रिकल वाला हाँ, septal एट्रियम सेप्टल डिफेक्ट, वेंट्रिकल सेप्टल डिफेक्ट। एट्रियम सेप्टल डिफेक्ट भी सब तरह के नहीं, एक सेप्टम प्राइमम डिफेक्ट अलग होता है, सेप्टम सेकेंडम डिफेक्ट अलग होता है। तो ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स अगर हमने पकड़ी हैं तब तो हम कह सकते हैं कि हाँ ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, हम इसके साथ डील कर सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसी एबनॉर्मेलिटीज़ होती हैं जो बिल्कुल भी कंपैटिबल टू लाइफ नहीं है। जैसे एक टेट्रोलॉजी ऑफ फेलो अगर हमने सुना हो, तो वैसे तो पैदा होने के बाद इसकी सर्जरीज होती हैं, और अगर ऐसा कोई बेबी डिलीवर हो जाए या पेरेंट्स ऐसी प्रॉब्लम पता होने के बाद टर्मिनेशन का डिसीजन न लें, तो इस तरह की सर्जरीज हैं कि बच्चे को एक अच्छी लाइफ दी जा सकती है। लेकिन ये जो पूरा प्रोसेस है कि पैदा होने के बाद बच्चे को एक अर्ली प्रेगनेंसी, अर्ली डिलीवरी में आते ही आपको मल्टीपल सर्जरीज करानी पड़े, ये पेरेंट्स के लिए बड़ा ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस है। तो ये नॉलेज उनको होनी चाहिए कि अगर इस तरह की कोई प्रेगनेंसी आपने डिलीवर कर दी तो मल्टीपल हॉस्पिटल एडमिशन्स होंगे, हर कोई इतना फाइनेंशियली अफोर्डिंग नहीं होता है। तो इन सब को सोचते जानते बूझते अगर पेरेंट्स एक डिसीजन लें कि हमें कंटिन्यू करना है, या जो प्रॉब्लम है हम उसके साथ सस्टेन करेंगे और हम तो ये प्रेगनेंसी रखेंगे ही रखेंगे, या फिर इतनी सारी प्रॉब्लम लेने में हमारी क्षमता नहीं है, हमारी फाइनेंशियल कैपेबिलिटी नहीं है, तो फिर वो टर्मिनेशन का डिसीजन ले सकते हैं। तो प्रेगनेंसी में हार्ट सर्जरी करना पॉसिबल है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। नहीं, हार्ट की ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है जिसको हम अंदर से ही ठीक कर सकें। इस तरह की प्रॉब्लम्स का इलाज तो बाहर आके ही होता है। हाँ, इसीलिए इस पर टाइमली डायग्नोसिस ज़रूरी हो जाता है कि फिर आप क्या डिसीजन लेते हैं, क्योंकि ट्रीटमेंट तो बाहर पैदा होने के बाद ही होगा। बट वो पहले से पता चल जाता है तो ईजी हो जाता है। तो फिर आप प्रिपेयर हो जाते हैं। कोई भी झटका जो आपको पहले पता चल जाए, आपको पता चल जाएगा कि जो होने वाला है उसके लिए मैं प्रिपेयर्ड हूँ या मैं नहीं प्रिपेयर्ड हूँ। एंटी स्कैन आपने शुरू में बताया था, एंटी स्कैन के बारे में, इसका मेन पर्पज़ क्या है? इसका मेन पर्पस है डाउन सिंड्रोम डायग्नोस करना। अच्छा। डाउन सिंड्रोम सुनने में ऐसा लगता है कि बड़ी अनकॉमन बीमारी है, इतना कॉमनली नहीं होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। डाउन सिंड्रोम बहुत कॉमन हो गया है, और स्पेशली आज की लाइफ में जब आधे से ज़्यादा प्रेगनेंसीज 30 या 35 साल की उम्र के बाद ही लोग प्लान कर रहे हैं, तो जैसे जैसे प्रेगनेंसी की एज बढ़ती है डाउन सिंड्रोम की प्रेवलेंस भी बढ़ती है। तो एंटी स्कैन का सीधा सीधा रिलेशनशिप डाउन सिंड्रोम से है। अगर एंटी स्कैन की थिकनेस ज़्यादा तो उसका बहुत बड़ा कोरिलेशन है कि ये डाउन सिंड्रोम की तरफ इशारा देता है। एंटी स्कैन जो होता है किस वीक में करवा सकते हैं? एंटी स्कैन 11 से 14 हफ्ते के बीच में किया जाता है। एंटी स्कैन का वैसे लेना देना वीक से नहीं, बच्चे की लेंथ से होता है, CRL, जिसे हम क्राउन टू रम्प लेंथ कहते हैं। इसमें क्या होता तो है? बच्चे की एज फर्स्ट ट्राइमेस्टर में उसकी लेंथ से नापी जाती है। अच्छा। तो 45 mm से लेके 85 mm, 45 से 85, इस लेंथ के बीच में ही एंटी स्कैन किया जा सकता है। 45 mm की प्रेगनेंसी अगर हम कोरिलेट करें तो वो 11 हफ्ते 3 दिन की होती है, और 85 mm की प्रेगनेंसी अगर हम नापें तो वो 14 हफ्ते 2 दिन की होती है। तो एंटी स्कैन का टाइम मोटा मोटा अगर अपन पकड़ें तो 11 हफ्ते 2 दिन से लेके 14 हफ्ते 2 दिन तक होता है। 45 से 85 mm बच्चे की लेंथ। अगर मान लो किसी का एंटी स्कैन किया और वो बिल्कुल नॉर्मल आ रहा है, तो इसका मतलब ये समझ सकते हैं कि बेबी एक 100% हेल्दी है? हाँ, कई सारी बीमारियों के लिए तो आप मान सकते हैं कि बेबी बिल्कुल ठीक है, एंटी स्कैन अगर नॉर्मल आ जाता है तो। लेकिन फिर भी कई सारी ऐसी बीमारियां जैसे हार्ट डिफेक्ट्स हम एंटी स्कैन पे चाह के भी इतनी अच्छी तरह नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हार्ट का डेवलपमेंट एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। तो वो हमें उसको बेबी को इतना समय देना पड़ेगा कि वो पहले उतना बड़ा हो और उसके बाद हम उसको ढंग से डायग्नोस कर पाएँ। तो कई सारी बीमारियां इससे हम 100% रूल आउट कर सकते हैं, लेकिन सारी नहीं। जैसे क्लब फुट करके एक बीमारी होती है जिसमें बच्चे का पैर मुड़ा हुआ होता है, ये भी एक इवॉल्विंग बीमारी है। तो अगर हमने एंटी स्कैन पे देख लिया कि हाथ पैर ठीक है, मतलब ज़रूरी नहीं है कि बच्चे में आगे क्लब फुट नहीं हो सकता। अच्छा। वो 27वें या 28वें हफ्ते पे भी अपने आप को शो कर सकता है। इसलिए हमारे लिए तो ये मानते हैं कि जिस भी समय, जिस भी हफ्ते पे आपके पास प्रेगनेंसी आई, आपको हर एक को एक प्रॉपर अनोमली स्कैन की तरह ही ट्रीट करना है और बच्चे में सर से पाँव तक सब कुछ देखना है। तो अगर किसी के एंटी स्कैन में कुछ अनोमली आ गई तो उसका नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा फिर? नेक्स्ट स्टेप होता है जेनेटिक काउंसलिंग।
ऑन देन डायग्नोसिस। जेनेटिक काउंसलिंग मतलब हम ये जानना चाहते हैं कि जो प्रॉब्लम आई है वो सिर्फ स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है, मतलब बच्चे की बनावट की, या कोई जेनेटिक प्रॉब्लम है जो किसी के ना किसी सिंड्रोम से एसोसिएटेड है। अगर ये किसी सिंड्रोम से एसोसिएटेड है तो वो बच्चे के जेनेटिक मैप में ही हमको पता चलेगा, वो सिर्फ देख के हम नहीं जान सकते। और जेनेटिक मैप हम बना सकते हैं 2 जांचों से, या तो NIPT या एमनियोसेंटेसिस। जब आपने शुरू में बताया तब आपने बताया कि कई सारे स्कैन होते हैं, आपने टाइप्स बताई, जिसमें एक बताया आपने एनोमली स्कैन। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? अनोमली स्कैन की प्रेगनेंसी में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, क्योंकि सारी की सारी बीमारियां, अब बच्चा जैसा मैं बता रहा था, बच्चा सफिशिएंटली इतना बड़ा भी हो गया और अब यहाँ तक मेजरली सारे ऑर्गन बन चुके हैं, तो अधिकांश बीमारियां हम अनोमली स्कैन पे देख भी सकते हैं और डायग्नोस कर सकते हैं। तो इसीलिए हमारी रिकमेंडेशन रहती है कि अगर कोई भी स्कैन किसी मदर का मिस हो गया हो, बस भगवान करे ये अनोमली स्कैन का टाइम मिस ना हो, क्योंकि इसके बाद हमें और कुछ उनकी हेल्प के लिए करना मुश्किल हो जाता है। यहाँ तक हम उन्हें सब डायग्नोस करके दे सकते हैं। तो एनोमली स्कैन में डॉक्टर एग्जैक्टली देखते क्या है कि ये चीज़ अपने को देखनी है? एक शब्द में इसका जवाब दूं तो सब कुछ। अच्छा। हेड से टो बच्चे में सब कुछ देखा जाता है। बच्चे के दिमाग की जांच होती है, बच्चे के लिम्स हाथ पैरों की जांच होती है, बच्चे की हार्ट की जांच होती है, लंग की जांच होती है, पेट की जांच होती है, आंतों की जांच होती है, किडनियों की जांच होती है, बाउल लूप्स यानी आंतड़ियों की जांच होती है, बच्चे के यूरिनरी ब्लैडर की जांच होती है, और इस तरह हम यहाँ तक कि बच्चों की उंगलियों तक की जांच होती है। अच्छा। तो क्योंकि पॉलीडैक्टिली मतलब 6 उंगली हो जाना हाथ में, ये भी एक जेनेटिक बीमारी की तरफ इशारा देता है। तो अगर हम एक एक करके ये सब एबनॉर्मैलिटीज़ प्रेगनेंसी स्कैन में रूल आउट करते रहें, तो एक चेकलिस्ट होती है हमारे पास कि हम ऊपर से नीचे तक हमने सब कुछ बच्चे में देख लिया है। जैसे जैसे हम एक एक बीमारी रूल आउट करते रहते हैं, वैसे वैसे हम एक हेल्दी डायग्नोसिस की तरफ बढ़ते रहते हैं। प्रेगनेंसी के टाइम पे कितने बर्थ डिफेक्ट एग्जैक्टली आप डिटेक्ट कर सकते हो? ये नंबर बताना तो बहुत मुश्किल है। करीब 300 से 400 बीमारियाँ एक बार में? हम एक अनोमली स्कैन में डायग्नोस करके रूल आउट कर सकते हैं। 300 से 400? अगर हम सिर्फ ब्रेन की बात करें तो 40 से 50 तो सिर्फ ब्रेन में ही ऐसी एबनॉर्मैलिटीज़ हैं जो हमको एक अच्छे बच्चे के न्यूरोसोनोग्राम, जिसे हम ब्रेन की जांच कहते हैं, उससे पता चल जाती हैं। फिर हार्ट की इतनी सारी हैं, लंग्स की इतनी सारी हैं, किडनीज़ की इतनी सारी हैं। तो अगर एक एक करके हम उनको रूल आउट करते रहें, तो इसीलिए अनोमली स्कैन प्रेगनेंसी में सबसे लंबा और सबसे समय लेने वाली जाँच है। एक अच्छा अनोमली स्कैन कम से कम 15 से 20 मिनट चलता है। तो एनुअल स्कैन में किसी के आ गए कुछ एबनॉर्मलिटी, पेरेंट्स के पास क्या ऑप्शन है उसके लिए? या तो हम जेनेटिक काउंसलिंग में जाएं। अब यहाँ से हमारा डायग्नोसिस शुरू होता है कि ये सिर्फ स्ट्रक्चरल एबनॉर्मैलिटी है या कोई जेनेटिक एबनॉर्मैलिटी है। स्ट्रक्चरल एबनॉर्मैलिटी मतलब बनावट की प्रॉब्लम। जैसे मैंने आपको अभी बताया कि किसी में 5 की जगह एक हाथ में 6 उंगलियां होती हैं, ऐसे तो ऋतिक रोशन के भी हाथ में 6 उंगलियां हैं ही। हाँ, तो ज़रूरी नहीं है कि उनमें कोई जेनेटिक प्रॉब्लम हो, लेकिन ये इशारा ज़रूर देता है कि आप रूल आउट करा लें कि और कोई जेनेटिक प्रॉब्लम तो नहीं है। क्योंकि इसके साथ आप सारी उम्र निकाल ज़रूर सकते हैं, लेकिन अगर ये किसी जेनेटिक प्रॉब्लम से रिलेटेड हो, जैसे अभी हम क्लेफ्ट लिप की बात कर रहे थे, तो जिसमें सिर्फ आइसोलेटेड क्लेफ्ट लिप है, उसमें वो बच्चा पैदा होने के बाद एक सर्जरी से 100% ठीक हो जाएगा और नॉर्मल ज़िंदगी बिताएगा। लेकिन अगर क्लेफ्ट लिप, वो जो मैं पटाउ सिंड्रोम या एडवर्ड सिंड्रोम बता रहा था, उनमें से किसी बीमारी से रिलेटेड है, वो मुझे जेनेटिक जांच करने के बाद ही पता चलेगा कि ये सिर्फ एक सिंगल प्रॉब्लम है या ये किसी प्रॉब्लम्स का गुच्छा जिसे हम सिंड्रोम कहते हैं वो है। डॉपलर स्कैन क्या होता है और एक कब जरूरी होता है डॉपलर स्कैन करवाना? प्रेगनेंसी में 26 हफ्ते की प्रेगनेंसी हो जाने के बाद हर स्कैन डॉपलर स्कैन ही होना चाहिए। अच्छा, क्या होता है इसके अंदर डॉपलर में? डॉपलर का मतलब है कि हम अब खून के बहाव की जांच कर रहे हैं। वो खून का बहाव जो मदर से बच्चे तक जा रहा है, बच्चे के ग्रोथ का विकास उस खून के बहाव की वजह से ही होगा। अगर ये खून का बहाव नॉर्मल है तो हम आगे प्रीएम्प्ट कर सकते हैं कि बच्चे की ग्रोथ ठीक ही रहेगी। तो अक्सर करके ये ग्रोथ में रिटार्डेशन कभी कभी लेट या 3rd ट्राइमेस्टर में शुरू होता है। तो 26 हफ्ते के बाद जितने भी स्कैन हो वो डॉपलर स्कैन ही होने चाहिए। क्या डॉपलर स्कैन से बेबी का वेट भी पता कर सकते हैं? वेट पता करने के लिए हमें डॉपलर की ज़रूरत नहीं। डॉपलर सिर्फ खून का बहाव दे रहा है। बच्चे का वेट नापने के लिए 4 चीज़ों की ज़रूरत होती है। हम बच्चे का सर का नाप लेते हैं, हेड सरकमफ्रेंस और बायपैराइटल डायमीटर। हम बच्चे के पेट
का नाप लेते हैं जिसे हम एब्डोमेन सर्कमफ्रेंस कहते हैं, और हम बच्चे के ये जो जांग की हड्डी होती है फीमर, हम जिसे कहते हैं फीमर लेंथ, हम ये 4 चीज़ें नापते हैं। और इस 4 चीज़ों के हिसाब से एक स्टैंडर्डाइज्ड फार्मूला के हिसाब से बच्चे का वेट आ जाता है। तो अगर सिर्फ वेट नापना है तो ये 4 चीज़ें नाप के आ जाता है। डॉपलर हमें खून के बहाव और आगे की ग्रोथ की जानकारी दे रहा है। प्लेसेंटा होता है वो बेबी की लाइफ में कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है? अगर हम एक ही शब्द में इस बात का जवाब दें तो प्लेसेंटा ही है जो बच्चे को जिंदा रखता है, जब तक वो अंदर है। जब तक वो अंदर है। क्योंकि माँ से बच्चे तक जो खून पहुंच रहा है वो इसी प्लेसेंटा के थ्रू पहुंच रहा है। अब प्लेसेंटा कैसा बना, ढंग से बना, उसका इम्प्लांटेशन सही जगह पे हुआ या नहीं हुआ, इससे बच्चे तक कितना खून पहुंचेगा इसका डायरेक्ट रिलेशनशिप है। तो प्लेसेंटा बच्चे के लिए जब तक बच्चा पैदा नहीं हो जाता सबसे इम्पोर्टेंट ऑर्गन का काम करता है। अगर किसी बेबी की मूवमेंट कम हो जाए तो उसमें क्या करना चाहिए फिर? अगर बेबी की मूवमेंट्स मदर को कम फील हो रही हैं तो हमें सीक्वेंशियल डॉपलर जांच करानी चाहिए कि सिर्फ मूवमेंट्स कम हो रही हैं या फिर बच्चे की ग्रोथ ही पीछे जा रही है। अगर ग्रोथ प्रेगनेंसी के हिसाब से पीछे की तरफ जा रही है तो हमें किसी ना किसी तरह करके प्रेगनेंसी को 34 हफ्ते तक पहुंचाना होता है। अच्छा। क्योंकि 34 हफ्ते तक बच्चे के लंग्स नहीं डेवलप होते। एक बार प्रेगनेंसी ये 34 हफ्ते का मार्क क्रॉस कर गई तब हम इमीडिएटली बच्चे की डिलीवरी करवा सकते हैं, ताकि उसके बाद तो बच्चा बाहर आके भी सर्वाइव कर सकता है। उसके पहले सब कुछ थोड़ा सा डाइसी रहता है कि हमें नहीं पता कि प्रेगनेंसी सर्वाइव कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, या बाहर आने के बाद भी ये बच्चा सर्वाइव कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। तब तक ये हमेशा एक क्वेश्चन मार्क ही रहता है। इमरजेंसी डिलीवरी डिसाइड करने के अंदर डॉपलर का कितना बड़ा रोल है? सारा रोल ही डॉपलर का है। अच्छा। अगर बच्चे में खून के बहाव में कमी या रुकावट के फीचर हमें डॉपलर जानकारी पे मिल गए तो अगर वो सिर्फ अर्ली फेज में है तो हम उसको सीक्वेंशियली 1 या 2 हफ्ते से मॉनिटर करते हैं कि सिर्फ कम ही चल रहा है तो हम उसको किसी तरह 34 हफ्ते तक, जैसे मैंने कहा, प्रेगनेंसी को खींचते हैं। अगर उसमें इंटरवेंशन करके या दवाई देने के बाद भी ग्रोथ पीछे ही रह रही है, कभी भी अपने आप को मैनेज नहीं कर पा रही है, तब हमें इमीडिएटली, भले ही 34 हफ्ते से कम भी हुए हो, प्रेगनेंसी को डिलीवर कराने के बारे में डिसीजन ले लेना चाहिए। और फिर उस बच्चे को NICU में एडमिट करके फिर हम दूसरे तरीके से उसकी ग्रोथ को मॉनिटर कर सकते हैं। एमनियोसेंटेसिस क्या होता है? जब हम छोटे थे तब क्लास में पढ़ते थे तो हमारा एक वर्ड आता था एमनियोसेंटेसिस, तब हम समझ नहीं पाते थे, आज पूछने का मौका मिल रहा है। एज अ फीटल मेडिसिन स्पेशलिस्ट हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट जांच होती है एमनियोसेंटेसिस। एमनियोटिक फ्लूइड मतलब जो बच्चे के चारों तरफ प्रेगनेंसी में जो पानी है उसकी जांच कहते हैं। अब जब डिलीवरी से पहले तो हम बच्चे के सब जेनेटिक मैपिंग नहीं कर सकते हैं, तो जेनेटिक मैपिंग करने का तरीका होता है उस एमनियोटिक फ्लूइड का सैंपल ले लिया जाए। जैसे हम खून की जांच लेते हैं वैसे हम एमनियोटिक फ्लूइड का एक सैंपल निकालते हैं। उस एमनियोटिक फ्लूइड में बच्चे का पूरा जेनेटिक मैप मौजूद है। अगर हम उस एमनियोटिक फ्लूइड को लेके जेनेटिक जांच के लिए भेज दें तो बच्चे के पूरे क्रोमोसोम की मैपिंग और उसमें क्या बीमारी और उसमें आगे कभी क्या बीमारी आ सकती है, हमें पूरी जानकारी मिल जाती है। जो CVS होता है, क्रोनिक विलस सैम्पलिंग, और एक एमनियोसेंटेसिस, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? कोरियोनिक विलस सैम्पलिंग हम प्लेसेंटा के पीछे एक जगह होती है कोरियन, हम वहाँ से करते हैं। उसके अंदर भी बच्चे के सारे जेनेटिक मटेरियल मौजूद हैं, तो हम उससे भी बच्चे के जेनेटिक मटेरियल सब पता कर सकते हैं। लेकिन कोरियोनिक विलस सैम्पलिंग एमनियोसेंटेसिस से थोड़ा सा डेंजरस होता है। अच्छा। क्योंकि प्रेगनेंसी लॉस होने का चांसेस कोरियोनिक विलस सैम्पलिंग में एमनियोसेंटेसिस से थोड़ा ज़्यादा होता है। अब वैसे तो आजकल इतनी अच्छी मशीन्स आ गई हैं कि कोरियोनिक विलस सैम्पलिंग कराओ तो भी सेफ़ है, एमनियोसेंटेसिस कराओ तो भी बिल्कुल सेफ़ है। लेकिन अगर किन्हीं दोनों में से मुझे चुनना हो कि ज़्यादा सेफ़ कौन सा है तो एमनियोसेंटेसिस CVS से कई ज़्यादा सेफ़ है। किन पेरेंट्स को आप ये टेस्ट रेकमेंड करते हो? जिनमें कुछ अल्ट्रासाउंड के सॉफ्ट मार्कर्स पॉजिटिव आते हैं, तो हमें अल्ट्रासाउंड्स में कुछ ऐसे मार्कर्स होते हैं जिनको हम सॉफ्ट मार्कर कहते हैं। सॉफ्ट मार्कर मतलब वो सिर्फ किसी जेनेटिक बीमारी की तरफ अंदेशा देते हैं। अच्छा। ज़रूरी नहीं है कि अगर ये पॉजिटिव आ जाए तो कोई जेनेटिक प्रॉब्लम हो, लेकिन ये अंदेशा देते हैं कि अगर ये पॉजिटिव हैं तो आप जेनेटिक टेस्टिंग करा लें। अब ये कई सारे होते हैं, हेड से टो में अगर मैं जाऊं तो ब्रेन में कुछ होते हैं, हार्ट में कुछ होते हैं, अम्बिलिकल आर्टरी में कुछ होते हैं, नाक की हड्डी होती है, इन सब को हम सॉफ्ट मार्कर कहते हैं। इसमें मिसकैरेज के चांसेस कितने होते हैं जब आप एमनियोसेंटेसिस करते हो तब? अगर सिर्फ हम थ्योरेटिकली बात करें कि थ्योरेटिकली तो 0.1 से 0.2%
सिर्फ 0.1 से 0.2% केसेस में प्रेगनेंसी लॉस के चांसेस होते हैं। लेकिन मेरे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस में ये नंबर भी काफ़ी पुराना है, क्योंकि ये नंबर तब दिया जाता था जब इतनी अच्छी मशीन्स नहीं होती थी, इतनी अच्छी स्किल नहीं होती थी। फिर जैसे जैसे एमनियोसेंटेसिस को एक अच्छी मशीन और एक अच्छे स्किल्ड हाथों में दिया गया, ये एक सेफ जांच बनती गई। होने को तो कभी भी किसी में भी कुछ भी मिसहैप हो सकता है, लेकिन 0.1 to 0.2% एक बहुत ही कम और बहुत ही इनसिग्निफिकेंट नंबर है। तो अगर हम रिस्क और बेनिफिट देखें तो करवा लेना ज़्यादा बेटर होता है। एक तो ओल्ड मिथ थी जो पहले इसके बारे में बात करते थे लोग, अभी एविडेंस आ गए नए नए, तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है? एविडेंस की प्रेगनेंसी लॉस हुआ है, ये तो मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ कि एमनियोसेंटेसिस से रिस्क ज़ीरो नहीं है। 0.1 to 0.% भले ही एक इनसिग्निफिकेंट नंबर हो, लेकिन ये ज़ीरो नहीं है। बिल्कुल। अ, जब मिसहैप होना होगा तो होगा ही, लेकिन ये बात मैं बार बार इसके साथ जाऊंगा कि अगर एक अच्छे स्किल्ड हाथों में और एक अच्छी मशीन के साथ एक अच्छे ट्रेंड फीटल मेडिसिन स्पेशलिस्ट एमनियोसेंटेसिस करें तो ये बहुत ही सेफ इन्वेस्टिगेशन है। फिर इससे जो अब डर रह गया है वो बस थ्योरेटिकल है। अगर किसी के जेनेटिक डिजीज डिटेक्ट हो जाए तो पेरेंट्स के पास क्या ऑप्शन है बाद में? अगर जेनेटिक डिजीज़ आपने 24 वीक से पहले किसी प्रेगनेंसी में डिटेक्ट कर ली तो 24 वीक से पहले तो पेरेंट्स चाहें तो आराम से उस प्रेगनेंसी के टर्मिनेशन का डिसीजन ले सकते हैं। किसी किसी में हो सकता है कि 24 वीक्स के बाद भी कोई इस तरह की प्रॉब्लम हम डिटेक्ट कर लें, तो एक मेडिकल बोर्ड बैठता है। वो मेडिकल बोर्ड हमको ये इजाज़त देता है कि ये प्रेगनेंसी वाकई में ऐसी है जो न इससे एक अच्छी हेल्दी लाइफ इस बच्चे को मिलेगी न, और ये पेरेंट्स के लिए भी एक काफ़ी बर्डन रहेगा। उस बोर्ड के बैठने के बाद हम 24 वीक्स के बाद भी ये डिसीजन ले सकते हैं कि इस प्रेगनेंसी को टर्मिनेट किया जा सके। अच्छा, मतलब उसमें बैठ के डिसाइड करते हैं बाकी सब हाँ, लोग? एक पूरा मेडिकल बोर्ड बैठता है जो पहले इस हर केस की जांच करेगा कि क्या वाकई में इसमें टर्मिनेशन करवाना ही पेरेंट्स के लिए ज़्यादा ठीक है और उस बच्चे आने वाले बच्चे के लिए भी ज़्यादा ठीक है, या इसे कंटिन्यू किया जा सकता है। उनके डिसीजन के बाद 24 वीक्स के बाद ये डिसाइड होता है कि हम इसे ये डिसीजन लें या बच्चे को कंटिन्यू करें। बट क्या होता है ना, जैसे पेरेंट्स के लिए तो वो एक बच्चा है उनका, अब डॉक्टर्स के लिए तो ऐसे हो जाता है कि चलो ठीक है, उनके लिए पेशेंट है, वो तो कुछ भी डिसाइड कर लेंगे जो हो जाएगा उनका। अब इसमें कई बार ऐसा कन्फ्यूजन और डिलेमा जिसे हम कहते हैं आता है कि प्रेशस प्रेगनेंसी मतलब कि हमने किसी पेरेंट्स ने आईवीएफ से प्रेगनेंसी कंसीव की है या बहुत जतन के बाद कई सालों के बाद आपको एक बार प्रेगनेंसी मिली है और उसमें आपको कोई जेनेटिक प्रॉब्लम मिल गई। ऐसे केसेस में डिसीजन पेरेंट्स का ही रहता है। लास्ट डिसीजन हमेशा पेरेंट्स का ही होगा कि उनको ये प्रेगनेंसी कंटिन्यू करके जैसा भी बेबी है उसके साथ अपनी लाइफ बितानी है या प्रेगनेंसी टर्मिनेट करके अपना डिसीजन लेना है। फ्यूचर में एआई और रोबोटिक्स रेडियोलॉजी को कैसे चेंज करेंगे? एआई और रोबोटिक्स मुझे पता है कई लोग इससे डरते हैं कि एआई और रोबोटिक्स रेडियोलॉजिस्ट की सब जॉब ले जाएंगे, एआई और रोबोटिक्स के बाद रेडियोलॉजिस्ट बिल्कुल घर पे बैठ जाएंगे। ऐसा नहीं है। एआई के बाद एआई का रोल, एआई का पर्पस रेडियोलॉजिस्ट को डायग्नोसिस में हेल्प करना है। हमारी जो कैपेबिलिटी है टू रीच अप टू अ डायग्नोसिस वो एआई की वजह से इन्हांस होती है, बढ़ के आती है। तो एआई को हमें एक हेल्पिंग टूल की तरह देखना चाहिए जो हमें एक ज़्यादा एक्यूरेट डायग्नोसिस की तरफ पहुंचाए। तो ये रेडियोलॉजिस्ट के लिए हेल्पिंग हैंड ही है, ये हमारे लिए कोई डीमन नहीं है जो हमारी जॉब कहीं छीन के ले जाएंगे। लड़की थी, नीट पीजी के एग्जाम दिया था, उसने फर्स्ट रैंक आई थी, उसने रेडियोलॉजी लेने के लिए मना कर दिया कि मुझे इसमें फ्यूचर नहीं दिखता अपना। अब ये तो पर्सनल चॉइस होगी। किसी किसी को मेडिसिन एज अ ब्रांच ज़्यादा एक्साइट करती है, किसी को सर्जरी एक्साइट करती है, किसी को ऑर्थो, किसी को डरमैट। तो ये तो वही है कि आपको किससे खुशी मिलती है। हाँ, लेकिन अगर उनका रीज़न ये है कि आगे रेडियोलॉजी की जॉब्स या इसकी वजह से ख़त्म हो जाएंगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आजकल तो इंटरवेंशन रेडियोलॉजी जैसी ब्रांचेस आ गई हैं रेडियोलॉजी के बाद, जो कि मेरे हिसाब से फ्यूचर हैं, क्योंकि मिनिमली इन्वेसिव सर्जरीज़ इन्हीं इंटरवेंशन रेडियोलॉजी के बेसिस पे हो रही हैं, जो ज़्यादा एक्यूरेट सिर्फ डायग्नोसिस ही नहीं ट्रीटमेंट तक बात कर रही हैं। तो अब अगेन उनका रीज़न तो उनकी पर्सनल चॉइस होगी, लेकिन रेडियोलॉजी का बहुत फ्यूचर है। एज ये रेडियोलॉजी एचओडी, आप गवर्नमेंट से क्या मतलब डिमांड करोगे इसके अंदर की, जैसे फीटल केयर और इसमें प्रेगनेंसी के अंदर क्या इम्प्रूव होना चाहिए? मेरी बस एक ही डिमांड रहेगी कि एमनियोसेंटेसिस जैसी इंटरवेंशनल जांचें करंटली पेशेंट के लिए थोड़ी सी अनअफोर्डिंग हो जाती है।
हम कई बार जब एडवाइस करते हैं तो पेरेंट्स इन प्रॉब्लम्स को देख के कहना भी चाहते हैं कि हम एमनियोसेंटेसिस करवा लें तो हमको जेनेटिक नॉलेज थोड़ी ज़्यादा मिल जाएगी, बीमारियों के बारे में ज़्यादा पता चल जाएगा। लेकिन करंटली ये एक्सपेंसिव है और कोई भी अपनी इंश्योरेंस कंपनी भी इन जांचों को अपने अंडर कवर नहीं करती। तो अगर ये एक अफोर्डेबल लेवल पे सबके लिए मौजूद हो जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग ये जांच करवा पाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग उस जेनेटिक इन्फॉर्मेशन तक पहुंच पाएंगे जो उनके लिए बहुत ज़रूरी है। और ये तो वन टाइम इन्वेस्टिगेशन और ये तो वन टाइम इन्वेस्टिगेशन और वन टाइम इन्वेस्टमेंट है कि आपको लाइफ लॉन्ग के लिए पता चल जाएगा कि हम किस जेनेटिक बीमारी के साथ डील कर रहे हैं। कई फीमेल्स में देखते हैं जिन ट्विन और ट्रिपलेट प्रेगनेंसी होती है, तो ट्रिपलेट में वैसे भी हाई रिस्क प्रेगनेंसी हो जाती है, तो कभी कभी आपको ऐसा डिसीजन लेना पड़ता है कि एक बेबी को टर्मिनेशन देना पड़े। बिल्कुल, फीटल मेडिसिन ब्रांच में इस प्रोसेस को फीटल रिडक्शन कहते हैं। अब आईवीएफ होने की वजह से इतना ज़्यादा कॉमन जबकि आईवीएफ हो गया है तो मल्टीपल प्रेगनेंसीज एक बहुत ही कॉमन फिनोमेना है जो हम लोग देख रहे हैं, ट्विन्स या ट्रिपलेट्स। अब ये अपने आप में एक हाई रिस्क प्रेगनेंसी है और कई बार ऐसा भी होता है कि इन प्रेगनेंसीज में से दो में से किसी एक प्रेगनेंसी को जेनेटिक प्रॉब्लम है और दूसरी प्रेगनेंसी बिल्कुल नॉर्मल है। तो ऐसे केसेस में हम फीटल रिडक्शन नाम का एक प्रोसीजर कर सकते हैं। मतलब हम इलेक्टिवली चूज़ करके किसी एक बेबी की हार्ट बीट को रोक के उसे टर्मिनेट कर सकते हैं और ताकि दूसरी प्रेगनेंसी को ठीक से ग्रो होने का मौका भी मिले और दूसरी प्रेगनेंसी अच्छे से चले और एक प्रेगनेंसी रुक जाए। तो इससे मदर को भी बेनिफिट होता है। तो हम पिक एंड चूज़ कर सकते हैं कि हमें इनमें से कौन सी प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करना है। अच्छा, तो मान लो उसमें ये भी पता चल जाता होगा कि मेल है फीमेल है? ये तो हम बिल्कुल ना तो बता सकते हैं ना डिस्कस कर सकते हैं। ये तो एक एब्सोल्यूट टबू है जिसके ऊपर हर फीटल मेडिसिन स्पेशलिस्ट के मुंह बंद हैं। हम इस बेसिस पे कभी कोई डिसीजन ना लेते हैं ना ले सकते हैं। इस बारे में कभी हम कोई बात नहीं करते, कुछ डिस्क्लोज नहीं कर सकते क्योंकि सीधा मेडिकल लाइसेंस जब्त होता है ऐसी कोई नॉलेज अगर हम अपनी ज़बान पे भी आने दें। तो ये तो एब्सोल्यूट टबू, एब्सोल्यूट नो कन्वर्सेशन पॉइंट है किसी भी फीटल मेडिसिन स्पेशलिस्ट के लिए। कभी ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है कि मान लो कोई लेडी है, पहले से उसके 2 बच्चे हैं, लिविंग है, बाद में ट्विन प्रेगनेंसी हुई उसकी, उसमें से वो एक टर्मिनेट करवाना चाहे? इलेक्टिवली पेरेंट्स अपनी चॉइस पे ये करवा सकते हैं। इसके कुछ लीगल इम्प्लीकेशंस हैं कि हम किस हद तक ये कर सकते हैं, हमें क्या लिमिटेशंस हैं ये करने में। लेकिन अगर पेरेंट्स का डिसीजन हो तो हाँ, इलेक्टिवली कुछ पेरेंट्स ये डिसीजन ले सकते हैं कि हमारे पर फाइनेंशियल बर्डन ज़्यादा बढ़ जाएगा, इससे ज़्यादा प्रेगनेंसी हम नहीं चाहते। तो ये पेरेंट्स का डिसीजन है। अगर वो चाहें तो हम उनके लिए ये इलेक्टिव टर्मिनेशन कर सकते हैं। लीगल है ये? हाँ, ये लीगल है। तो देयर इज़ अ लीगल फॉर्म, लीगल डॉक्यूमेंटेशन जो हमको साइन करना होता है, कंसेंट जो पेरेंट्स को देनी होती है, उन सब के बाद ही ये प्रोसेस हो सकता है। अपने एक रैपिड फायर राउंड करते हैं। सबसे डेंजरस प्रेगनेंसी मिथ जो आप सुनते हो? कि प्रेगनेंसी में मल्टीपल अल्ट्रासाउंड कराना से बच्चे को कोई हार्मफुल हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। एक स्कैन जिसको कभी मिस नहीं करना चाहिए? अनॉमली स्कैन कभी मिस नहीं करना? कभी मिस नहीं करना। पेरेंट्स की सबसे कॉमन मिस्टेक? प्रेगनेंसी में अल्ट्रासाउंड्स को सीरियसली नहीं लेना। इंडिया का सबसे बड़ा हेल्थ केयर गैप? मदर को ये अवेयर नहीं करवा पाना कि प्रेगनेंसी की टाइमली जांच और प्रेगनेंसी के अंदर टाइमली स्कैनिंग कितना इम्पोर्टेंट होता है। एक एडवाइस जो सभी प्रेग्नेंट वुमन के पास होनी चाहिए? आप अपनी प्रेगनेंसी को जितना सीरियसली लेंगे आपकी प्रेगनेंसी उतनी हेल्दी निकलेगी। इंडिया में फीटल मेडिसिन का क्या फ्यूचर है? इंडिया में फीटल मेडिसिन का इतना फ्यूचर है क्योंकि पॉपुलेशन ही हमारा सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। तो जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन, फीटल मेडिसिन का रोल उतना ही ज़्यादा। एआई डॉक्टर की जॉब रिप्लेस कर देगा? एब्सोल्यूट मिथ, ऐसा कुछ नहीं होगा। नेक्स्ट 10 ईयर में प्रेगनेंसी केयर कैसे बदलेगी? नेक्स्ट में 10 ईयर्स में जेनेटिक नॉलेज जो कि आजकल जेनेटिक काउंसलिंग के थ्रू बहुत इंपॉर्टेंट हो रही है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग जेनेटिक इन्फॉर्मेशन के बारे में जानना चाह रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा कोर्सेज़ हैं, अलग अलग डॉक्टर्स इसके बारे में अलग अलग रिसर्च कर रहे हैं। तो मेडिकल जेनेटिक्स एक ज़बरदस्त बूमिंग फील्ड है जो फीटल मेडिसिन का ही एक पार्ट है। पॉडकास्ट के एंड की तरफ चलते हैं। इस पॉडकास्ट के माध्यम से आप पब्लिक को कुछ एडवाइस देना चाहो ओवरऑल रिगार्डिंग फीटल मेडिसिन या अल्ट्रासोनोग्राफी, इन सब के बारे में, तो क्या एडवाइस देंगे आप? प्रेगनेंसी अल्ट्रासाउंड से कभी भी डरे नहीं, कतराए नहीं। ज़्यादा अल्ट्रासाउंड से बच्चों को कोई नुकसान नहीं होता है। अपने प्रेगनेंसी स्कैन्स अगर आप करवाएं तो ये मेरी एडवाइस है कि किसी ट्रेंड फीटल मेडिसिन स्पेशलिस्ट से ही करवाएं। आप कई बार देखेंगे कि जब आप बाहर जाएंगे तो कोई नॉर्मल सोनोलॉजिस्ट हैं या
कोई 6 मंथ्स के सोनोलॉजिस्ट कोर्सेज़ वाले हैं, वो भी प्रेगनेंसी अल्ट्रासाउंड कर रहे हैं। आइडियली ना तो वो अलाउड हैं और शायद वो उतनी अच्छी स्किल से ना कर पाएँ, उनकी भी गलती नहीं है, वो इतना ट्रेंड नहीं है। लेकिन अगर आपको ये डिसीजन लेना है कि आप अपने प्रेगनेंसी स्कैन किससे करवाएं, आप अपने प्रेगनेंसी स्कैन किसी ट्रेंड फीटल मेडिसिन स्पेशलिस्ट से ही करवाएं, क्योंकि वो आपको एक बेहतर जानकारी दे पाएंगे, ताकि आप जिस चीज़ के लिए एक प्रेगनेंसी अल्ट्रासाउंड करवाते हैं वो आपको वहीं से मिलेगा और कहीं से नहीं मिलेगा। थैंक यू सर, आप आए, आपने इतना वैल्यूबल टाइम दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच राम, थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। सर।